अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवर और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। आई होप सो आप अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे, उठ चुके होंगे। अनवार की और मेरी तरह चाय कॉफ़ी का मग आपके पास भी होगा, तो खुशी खुशी अपने दिन का आगाज़ करें, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगाज़ करें। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं होती हैं। आई एम श्योर कि वो एक स्ट्रेस अनवार जहां हम लोग भी ले रहे होते हैं उन खबरों की, लोग भी जब दिन में न्यूज़ देखते होंगे या प्रोग्राम्स देखते होंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा सा परेशान होते होंगे। मसले बहुत ज्यादा हैं, गुर्बत इतनी ज्यादा है हमारे मुल्क में, तो जिसकी वजह से जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं बच्चों के हवाले से। अच्छा, बच्चे वैसे ही फूल की तरह होते हैं। बच्चों की जब भी हम बात करते हैं तो इनको हम फूल से ही तशबीह देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो 16% बच्चे हैं अनवार, वो काम करने पर मजबूर है। कहा जाए कि उनसे उनका बचपन अगर छीना जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें जो ब्रेक से प्रोग्राम के आगाज से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जितना इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि इतनी तादाद में बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको कामों पर लगाते हैं वालिदैन ऑब्वियसली पैसों की खातिर, वहीं पर हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो उन बच्चों को काम पर रखते हैं, फिर उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे ही कुछ आदादो शुमार बच्चों से मुताल्लिक हम देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के भी हैं और बच्चों को मुशक्कत से रोकने और नबिया तशद्दुद से बचाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन तो हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं होता। जो चाइल्ड लेबर है, उस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत है, उनमें हम देख रहे हैं कि हम आहंगी नहीं है। इस इशू को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा, रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, इस पर बातचीत नहीं की जा रही। जिस तरह से हम डेली शो में भी बात करते हैं कि जो प्रायोरिटीज हैं हमारे सियासतदानों की, लीडरान की, वो डिफरेंट हैं। तो किस तरह से जिस मुल्क के बच्चों का 16% सोच ही नहीं रहा कोई इस बारे में, जिसका कोई नहीं सोच रहा, वो मुल्क कैसे खुशहाली की जानी बढ़ेगा, जिसका जो नौजवान तबका है वो ही अगर अनपढ़ होगा और बचपन इतनी महरूमियत में गुजरेगा तो आई गेस के वो क्या मुल्क के मुस्तकबिल को वो रोशन करेंगे। बहरहाल दिस इज द कंसर्न पॉइंट। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। इंग्लिश खिलाड़ियों को फूड पॉइजनिंग या वायरल इन्फेक्शन, बेन 11 ने आईसीसी को दे दी टेंशन, क्या पहला टेस्ट हो पाएगा? पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहरील, कप्तान के अपने खिलाड़ी इस्तीफों से कतराने लगे, ऑपोजिशन के भी खिलाड़ियों से राब्ते, हकाइक क्या हैं? बरतानिया में मसीहियों की आबादी 50% से कम, मुसलमानों की तादाद में इजाफा, वजूहात क्या हैं? सर्दियों में वर्जिश का राह सेहत को क्या चीज रखती है संभाल कर, जिम में जाने के लिए क्या चीज होती है जरूरी? तो नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और पॉलिटिकल हैपनिंग से ही आगाज करेंगे। अनवार खान साहब ने जो सरप्राइज दिया 26 नवंबर को, उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। उस डेट का इंतजार किया जा रहा है कि खान साहब कब वो दिन आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टी में थोड़ी सी हमें तफरीक दिखाई दे रही है, लेकिन खुलेआम नहीं दिखाई दे रही। ढके छुपे अल्फाज में इस हवाले से बातें हो रही हैं, अपना कंसर्न रखने की कोशिश की जा रही है। इवन जो परवेज इलाही साहब हैं, उनकी भी मासूम स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आई कि ये मामला अल्लाह पर छोड़ दें। सो लेट्स सी कि लाहौर और पेशावर का जो फ्यूचर है टेंशन होती नजर आ रही है। पीटीआई चेयरमैन और उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके दरमियान हम देख रहे हैं कि जो एहतजाजी सियासत कर रहे थे इमरान खान, जो सरप्राइज उन्होंने दिया, और उसके बाद 2014 में भी हमने देखा था कि इसी तरह से वो सामने आए थे और उन्होंने इस्तीफों की बात की थी। अब ये इस्तीफों की जो बात है वो कितनी मौसर साबित हो सकेगी? ऑपोजिशन जमातों की जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है, जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है, वो भी शुरू इस वक्त कर लिया गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का जो एतमाद है वो वजीर आला पंजाब पर भी हमें नजर नहीं आ रहा, वजीर आला केपी पर भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो परवेज इलाही की बजाय अपने पार्टी के स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो भी दबे अल्फाज में इस्तीफों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती दिखाई दे रही है। इस हवाले से सेनेटर सैफ की एक स्टेटमेंट है, वो आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, जिसके लिए लॉन्ग मार्च भी हुआ, जिसके लिए बाकी भी इक़दाम किए गए कि पाकिस्तान में मुल्कगीर लेवल पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि फिर दोनों असम्बलियाँ तहलील हों। तब ही हम पीटीआई का वो जो मुतालबा है वो आम इंतखाबात का, उसके लिए हम प्रेशर डेवलप कर सकेंगे। अगर पंजाब असम्बली किसी भी वजह से, किसी कानूनी शिक की वजह से, किसी कानूनी एक्शन की वजह से या अपोजिशन की मुखालफत की वजह से ना टूटे, क्या फिर एक सूबे की यानी केपी की
असम्बली को तहलील करने से हम वो मकसद हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, अब इस पूरी सिचुएशन में जो एक सवाल ज़बान ज़द-ए-आम है वो ये है कि जो इस्तीफ़े दिए जाएंगे पीटीआई की जानिब से असम्बलियों में, उसका नतीजा क्या निकलेगा, और असेंबलियों का नतीजा क्या निकलेगा ये तो ऑब्वियसली वक्त बताएगा। लेकिन इन्हीं सवालात के और इसी जो गर्मा गर्म माहौल के पेश नज़र जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने अनवार चैलेंज किया है खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि अब ये इस्तीफे दे और रिजल्ट जो नतीजा है फिर वो देखें। सो लेट्स सी कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं इस हवाले से। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है। नेशनल असेंबली ने इसे इस्तीफा तो दिए थे, जैसे जैसे बाय इलेक्शन शुरू हो गए अदालत पहुंच जाते हैं कि प्लीज जनाब हमारा इस्तीफा वसूल ना करो। हम सियासी शोषा कर रहे थे, सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो। इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नुसरत जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पंजाब में हम देख रहे हैं अदम एतमाद की गूंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से आसिफ अली जरदारी से मदद तलब कर ली है। इस बार आपको लग रहा है कि ये मदद कारगर साबित होगी? देखिए जी, ये तो शहबाज साहब ने उनसे मदद मांगी है, जबकि उनकी अपनी जमात जो है वो पंजाब में सबसे बड़ी है। गालिबन उनके जहन में यही होगा कि चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब के चौधरी बरादरान से देरीना मरासिम रहे हैं, लेकिन आसम तो आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल की बात है, वो चौधरियों के यहाँ जाकर बैठे रहे थे। उनके साथ चौधरी शुजा हुसैन साहब मौजूद थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब तशरीफ नहीं लाए थे, और उन्होंने बजाय आसिफ साहब की इज्जत अफसाई करने के, उन्होंने चौधरी परवेज़ अपने बेटे फरजंद चौधरी मोनिस इलाही की बात सुनना ज़्यादा पसंद किया और तरजीह दी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी नुसरत जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि पंजाब में इमरान खान ने परवेज़ इलाही साहब से जो तयशुदा मुलाकात थी उसको उन्होंने मुलतवी करके स्पीकर सूबाई असम्बली से मुलाकात की है, तो क्या आपको लग रहा है एतमाद का फुकदान दिखाई दे रहा है? देखिए अगर इन दोनों में एतमाद पाया जाता तो मेरा अपना ख्याल है कि अभी तक सिर्फ एक मुलाकात ही दरकार थी चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तहलील अपनी असेंबली होने की जो एडवाइस है वो गवर्नर को पहुंचा चुके होते। गालिबन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चाह रहे होंगे कि ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए और उसके बाद वो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि साहब इस वक्त हमारा फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना इतना बेहतर नहीं है, हमारे पास अभी काफ़ी वसाइल हैं, हमें उन वसाइल को जो है अपने अरकान असम्बली के हलकों को ज़्यादा तवाना, ज़्यादा तकड़ा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए तरक्याती स्कीमों के नाम पर, और फिर ये कि उनकी पसंद के लोगों को मकामी इंतज़ामिया में, पुलिस में, इसके अलावा भी और बहुत सारी नौकरियों की गुंजाइश निकाली जा सकती है। तो अगर इस वक्त हम फौरी तौर पर जो है एक अबूरी हुकूमत की राह हमवार करेंगे तो उन फंड से भी महरूम हो जाएंगे और उन अख्तियारात से भी महरूम हो जाएंगे। नुसरत साहब, आपसे आएंगे। पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि अदम एतमाद की तहरीक जैसे ही पेश होगी उस पर वोटिंग करा ली जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि कोई आईनी बहरान तो नहीं आएगा? आईनी बहरान कैसे आएगा जी, कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो उसके बाद 7 रोज़ के अंदर उस पर गिनती करवाना जो है वो आईनी जिम्मेदारी है।
उससे भागने की सूरत में ही आईनी बहरान पैदा हो सकता है ना जी, वरना तो नहीं होगा। लेकिन फिर मसला ये होगा कि अगर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद से ख़ुद को बचाना है और बचा भी लिया, तो उसके दूसरे दिन फिर वो उसी असम्बली की तहरील की एडवाइस क्यों देंगे वज़ीर आला? तो आईनी बहरान तो उस सूरत में हो ना कि वो अगर कह रहे हों कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो हम उसका सामना नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं कि हम फौरन कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डेडलाइन नवंबर की दी जा रही थी, प्रेशराइज किया जा रहा था हुकूमत को, इदारों को। अहम तैनाती से पहले कहा जा रहा था कि इंतखाबात करवाए जाएं। अब रमज़ान से पहले की ख्वाहिशमंद है कि इंतखाबात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ज़ाती तौर पर तो मुझे फ़िलहाल ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इमरान खान साहब अगर KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़वाने में कामयाब हो गए तो उस सूरत में तो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाब जो हैं वो ऑलमोस्ट दीवार पर लिखे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक अटक से रहीम यार खान तक फैले हुए सूबे में जो फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बननी है उसके होते हुए अगर जो कौमी असम्बली के इंतखाब होंगे उनके नताइज की तो पेशगोई आज की जा सकती, तो यानी डिपेंड्स। लेकिन तो सब नून लीग के हलकों में हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज को पार्टी सदर बनाने के लिए लॉबिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज सदर बन सकेंगी पार्टी की? मैंने अभी तक ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं सुनी है, हो सकता है लाहौर के हलकों में गर्दिश कर रही, इस्लामाबाद के सियासी हलकों में फ़िलहाल इस इम्कान का कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार नुसरत जावेद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि इस हवाले से उनके पास तो भी इतलात इस तरह की नहीं है कि इस हवाले से लॉबिंग की जा रही है या नहीं। और टिल देन जो खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेशराइज कर रही है और करती आई है हुकूमत को, PTM को, देखना यह कि अब क्या स्ट्रॉन्गर हिकमत अमली लेकर आती है या क्या लाहा अमल हो सकता है। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पेज पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, तो कि ऑफिशियली ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तजाद दिखाई दे रहा है। ब्रेक का वक्त हुआ है इन प्रोग्राम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खेल के मैदान से एक अहम और अच्छी खबर शामिल करेंगे। जो कयास आराइयां थी, चामगोइयां थी, वो अभी खत्म हो गई हैं और आज पहला टेस्ट मैच फाइनली होने जा रहा है। कुछ ही देर बाद आई थिंक 9:30 बजे के करीब टॉस होगा, इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो ट्रॉफी की अनवार तकरीबी रुनुमाई थी वो रह गई है, क्योंकि बेन स्टोक्स बीमार थे, इस वजह से वो नहीं हो सकी। पाकिस्तान के खिलाफ जो इंग्लैंड की टीम है इस वक्त टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान में रावलपिंडी में मौजूद है और मैच से एक रोज कबल हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी, बल्कि जो मुतादिद उनके खिलाड़ी हैं, वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत सी बातें भी होती रही है इस हवाले से। क्या उन्होंने वो केयरलेस रहे हैं, डाइट ठीक नहीं थी, मौसम का असर था और वो उस तरह से केयर नहीं कर सके। 17 साल बाद ये टीम यहाँ पर आई है, टेस्ट सीरीज हो रही है 17 साल बाद, तो जो इंतजामात हैं वो तो बेहतर किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब लोगों की तबीयत खराब और इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। मिर्जा इकबाल स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। मेक साहब, वेलकम टू द शो। आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कल लाला की भी मैंने स्टेटमेंट देखी, तो ऑन अ लाइटर नोट ही सेड कि भी बावर्ची तो इंग्लिश टीम अपना लेकर आई थी लेकिन मसाले लाना भूल गई थी अपने, तो इसलिए पेट का इन्फेक्शन हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या खिलाड़ियों को? नहीं, शुक्रिया नबिया, पेट का इन्फेक्शन नहीं हुआ था, कोई वायरल इन्फेक्शन था और उससे पहले जो रूट भी उस इन्फेक्शन में मुब्तला हुए थे वो 24 घंटे तक रहता है। जो रूट को जो है वो परसों हुआ था, कल वो फिट हो गए थे और आज सुबह जब इंग्लिश टीम के जो डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट लिया, उन्होंने उन्हें क्लियर करार दिया और अब इंग्लिश टीम जो है वो टेस्ट मैच खेलेगी। मैच शुरू होने से पहले जो है वो ट्रॉफी की अनवीलिंग होगी, जो कल होना थी वो नहीं हुई। तो चले, खतरात के बादल जो छा गए थे वो अब बिल्कुल छट चुके और पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है।
ठीक है बेग साहब, लेकिन आप नहीं समझते बीइंग अ होस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि इस मामले की मुकम्मल तफसीलात जारी करते मीडिया पर या सोशल मीडिया पर? जब इस तरह का कयास हो जाता है कि या खिलाड़ी केयरलेस थे, खाना ठीक नहीं था, उनको फ्लू हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, सीरीज मुलतवी हो सकती है, या शायद पहला टेस्ट मैच ना होता, तो पीसीबी हमने देखा खुद इंग्लिश बोर्ड की तरफ देख रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सफेद हाथी पाला हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, इतने सारे लोग हैं, जब काम की चीज की जरूरत होती है तो उस वक्त कोई नहीं बताता, और सब लोग जो है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ट्वीट की तरफ देख रहे थे कि वहां से क्या आएगा, वहां से क्या अपडेट आएगी, और फिर वहीं से अपडेट आई। मेरे ख्याल में पीसीबी को इस हवाले से लोगों को एतमाद में लेना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि ये सूरत हाल है। बाद लोग कह रहे थे कि खुदा न खास्ता डेंगू हो गया है, बाद लोग कह रहे थे कोविड हो गया है, बाद लोग कह रहे थे कि शायद कोयटा में अटैक हुआ है इसलिए इंग्लिश टीम डर रही है। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी जिनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल कल जो रूट आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उन्होंने बताया सिर्फ 5 प्लेयर्स ने कल प्रैक्टिस की थी इंग्लैंड के जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन आज पूरी टीम जो है वो खेल रही है। और खास बात यह कि 40 साल जिमी एंडरसन आज इंग्लैंड की जानिब से खेलेंगे। वो जब 2005 में आखिरी मरतबा 17 बरस कबल जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, तो जिमी एंडरसन उस वक्त 23 बरस के थे। वो टीम के साथ तो थे लेकिन कोई टेस्ट मैच नहीं खेले। उसके बाद से लेकर अब तक वो 175 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। दुनिया में फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेटें उनकी है, 667 विकेटें। मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद तीसरे नंबर पर है। तो शायकीन क्रिकेट एंडरसन को आज एक्शन में देखने के मुंतजिर होंगे। चले बहरहाल सारी जो बिग साहब जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं। अब से कुछ देर के बाद टॉस होगा, मैच का बाकायदा आगाज भी हो जाएगा। सर 2003 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि टेस्ट मैच में 4 प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए डेब्यू करेंगे, जिनमें सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद का नाम शामिल है। क्या आप कहेंगे? इन चारों को टेस्ट कैप भी दे दी गई है। बिल्कुल आपने सही कहा नबिया, पहले भी ऐसा हो चुका है। 2003 में जो कराची टेस्ट था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें भी हफीज ने भी डेब्यू किया, उसमें मुझे याद है शब्बीर ने भी डेब्यू किया, यासिर अली ने भी डेब्यू किया, उमर गुल ने भी डेब्यू किया था। तो अब ऐसा है, लेकिन अब ये जो खिलाड़ी हैं, ये अगर देखें आप, जाहिद महमूद, वो उनकी उम्र 34 बरस है। वो गुज़िश्ता 13 बरस से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ले, और 56 फर्स्ट क्लास मैचेस में 160 से ज्यादा विकेटें हैं उनकी। इसी तरीके से सऊद शकील अभी यंग है, 27 साल के हैं। वो अब तक 57 फर्स्ट क्लास मैचेस में 15 सेंचुरियां बना चुके हैं। फिर उसके अलावा हारिस रऊफ, वो अपने शहर रावलपिंडी में अपना डेब्यू कर रहे हैं। हारिस रऊफ क्रिकेट में आने से कबल रावलपिंडी में जब तालीम हासिल कर रहे थे तो पार्ट टाइम जॉब करते थे एक दुकान पर, जो मोबाइल एसेसरीज की दुकान थी, और वहां पर वो एज अ सेल्समैन जॉब करते थे। लेकिन अब देखें, किस्मत का सितारा उनकी चमक गया है, और हारिस रऊफ जो कि व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, वो अब रेड बॉल क्रिकेट में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। पिंडी बॉय है, उनको बड़ा सपोर्ट होगा। और इसी तरीके से जो चौथे खिलाड़ी है मोहम्मद अली, वो फास्ट बॉलर है, 30 बरस उनकी उम्र है, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, उन्होंने खासी अच्छी बॉलिंग की है डोमेस्टिक सीजन में। तो मोहम्मद अली को भी डेब्यू कराया गया। अब देखते हैं कि ये चारों किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेग साहब, अभी हमने देखा कि फाइनल वर्ल्ड कप का जो था उसमें पाकिस्तानी टीम बहुत लड़कर खेली थी, लड़कर हारी थी। इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा बैलेंस टीम थी उस टूर्नामेंट में। बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट का गेम होने जा रहा है, टेस्ट सीरीज होने जा रही है। किस तरह से कंपैरिजन करेंगे दोनों टीमों का? देखिए, इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचेस में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि अभी अपनी होम कंट्री में वो 2 सीरीज जीते हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप सामने आ रहे हैं, अभी यही कहा जा रहा है कि जो इंग्लिश टीम है वो तीनों फॉर्मेट्स में इस वक्त फॉर्म में दिखाई दे रही है। सो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नबिया, फॉर्म में दिखाई देना और मैदान में परफॉर्म करना 2 डिफरेंट चीजें। फॉर्म में तो हर कोई दिखाई देता है, लेकिन असल मसला ये है कि वो मैदान में कैसा परफॉर्म करते हैं। मैं बता तो रहा हूं आपको कि आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर इंग्लिश टीम 7वें नंबर पर है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान अगर ये 5 टेस्ट जीत जाता है, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के, तो फिर पाकिस्तान के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के चांसेस बड़े रोशन हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट हम देखते हैं या T20 सीरीज देखते हैं, तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, दुनिया उसकी मद्दाह है। भारत के जो प्लेयर्स हैं वो भी तारीफ करने पर मजबूर हैं। हमने देखा भी पाकिस्तान ने किस तरह से, जिसके अनवर ने बोला कि लड़कर बहुत एंड तक फाइट किया। लेकिन अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, जैसा कि आपने बोला कि इंग्लिश टीम उस तरह से मुश्किलात का सामना उनको हो सकता है, तो हमारी टीम के हवाले से जो खिलाड़ी हैं, आपको क्या लगता है टेस्ट फॉर्मेट में क्या उनकी परफॉर्मेंस होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है?
देखिए, टेस्ट फॉर्मेट में गुज़िश्ता 1-2 बरस में हमारी कारकर्दगी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। हम इंग्लैंड में 2020 में टेस्ट मैच हारे, हम उसके बाद लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच हारे, फिर उसके बाद हम अभी इसी साल श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में टेस्ट मैच हारे और सबसे बढ़कर ये कि हम अपनी सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे। इस साल मार्च में जो हम लाहौर में टेस्ट मैच हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में, हमारी टीम जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट में शॉर्टर वर्जन की जबरदस्त टीम है। टेस्ट क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस जो है अप्स एंड डाउन्स है। तो अब देखते हैं, इंग्लैंड की टीम जो है नातजुर्बाकार है, सिर्फ उनके 3 खिलाड़ी, उनके कप्तान बेन स्टोक्स, उनके शोरे फाक बैट्समैन जो रूट और फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन के अलावा कोई इतने नोन फिगर नहीं है उनकी टीम में। तो अब देखते हैं कि मुकाबला कैसा होता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को होम ग्राउंड, होम क्राउड और होम कंडीशंस का एडवांटेज हासिल होगा। जो पिच बनाई गई है वो ड्राई पिच है, लोग कह रहे हैं कि उस पर स्पिनर ज्यादा साजगार साबित होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं। तो अब देखते हैं कि पिच का रवैया क्या रहता है। अच्छा, पिच के हवाले से भी इनवार हम इससे बात करते हैं, बेग साहब से जरूर तज्जिया लेते हैं, लेकिन सर जो एक चीज हम बहुत मिस करने वाले हैं इन दिस सीरीज, और वो है, इनवार आप एग्री करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी हमें इस सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। उसका क्या नुकसान हो सकता है इस सीरीज के हवाले से? प्लस क्या सर खबर भी आ रही है शाहीन की रिकवरी से मुतालिक, प्रॉपर रिहैब करेंगे, उसके बाद ही हम भी ये चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर, फिट होकर, उसके बाद ही वो टीम में आए। देखिए नबिया, शाहीन शाह अफरीदी ने अप्रैल 2018 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया और फिर उसके बाद से उनको मुसलसल खिलाया जाता रहा। 25 टेस्ट, 32 वनडे, 47 T20, इतना वो खेले, फास्ट बॉलर के लिए बड़ा ड्रेन आउट हो जाता है। और फिर वो लाहौर कलंदर्स के कप्तान भी, T लीग्स भी खेले। तो अब उनकी जो फिटनेस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो न सिर्फ ये कि इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मिस करेंगे, बल्कि लगता यही है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैचेस मिस करेंगे। लेकिन वो ठीक है बेग साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी जो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है, ये पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है पाकिस्तानी टीम और इंग्लैंड की टीम के दरमियान। 17 बरस के बाद हम लोग ये टेस्ट मैच देखेंगे और अभी बेन स्टोक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है। बाबर आजम की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की है। बेग साहब से एक बार फिर से बात करेंगे। बेग साहब, टॉस जीत लिया है इंग्लैंड ने, पहले बैटिंग करेंगे, 2 स्पिनर्स भी हमारे पास हैं। आपको लगता है पिंडी के पिच पर जो स्पिनर्स हैं कोई जादू दिखा सकेंगे? देखिए, अभी आपने बाबर आजम की गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान इब्तिदा में, क्योंकि पाकिस्तान का मैंने पहले ही बताया 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा है। एक तो हारिस रऊफ है जो आज अपना डेब्यू कर रहे हैं, 29 साल हारिस रऊफ। उन्होंने 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 31 विकेटें ली हैं। वो व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आज रेड बॉल में अपना डेब्यू कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के पास नसीम शाह है जो इसी मैदान पर हैट्रिक बना चुके हैं, और उसके अलावा मोहम्मद अली जो सियालकोट के 30 साल फास्ट बॉलर हैं, वो डेब्यू कर रहे हैं। तो अब फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने 3 खिलाए, तो इसका मतलब ये कि उस पिच को देखते हुए उन्होंने खिलाए होंगे, वरना अगर पिच में स्पिनर्स के लिए मौके होते तो पाकिस्तान एक आध स्पिनर और ऐड कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि अब शुरू का जो वाकई में बाबर आजम कह रहे थे कि 1-1.5 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंग्लिश ओपनर वो वक्त निकाल गए, ज़ाक कराली पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी भी बना चुके हैं जब इंग्लैंड में सीरीज हुई थी, तो फिर ये टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में होगा, क्योंकि अब चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलना होगी। टॉस का एडवांटेज होता है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है बेग साहब, ये बताइएगा, बैटिंग लाइन की हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, हमें ओपनर्स अच्छे मिले लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी अब डगमगा रही है। बहुत बार हमने देखा वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो इंडिविजुअली तो उनके रैंक्स बहुत अच्छे हैं, आईसीसी रैंक्स में अगर देखें उनकी रैंकिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन टीम के लिए उस तरह से कारगर साबित नहीं हो पा रही उनकी बैटिंग। फिर मिडल ऑर्डर के अलग मसाइल हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ओपनर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे? आपको याद नहीं है इमामुल हक ने यहीं पर जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी, अब्दुल्ला शफीक मुसलसल रन स्कोर करते चले आ रहे हैं। दोनों ओपनर अपसेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से शान मसूद को मौका नहीं मिल रहा, हालांकि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर बैट्समैन है। और इसी तरीके से आप देखें कि 600 से ज्यादा रन इस साल अब्दुल्ला शफीक ने एज एन ओपनर बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर इस वक्त तो बेहतर है। अब अगर ये परफॉर्म नहीं करते आइंदा अगली 1-2 टेस्ट मैचेस में, फिर शायद चेंज की बात आए, लेकिन ये दोनों लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन बेहतर है। असल फोकस होगा अजहर अली पर, कि अजहर अली जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये हमें देखना होगा। ठीक है बेग साहब, डेब्यू करने वाले चारों खिलाड़ियों में से किसमें ज्यादा पोटेंशियल आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है? और इससे पहले मैं पिचेस के हवाले से भी आपके एनालिसिस जानना चाह रही थी। देखिए नबिया, जो इनमें सऊद शकील बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, 15
सेंचुरियां फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना चुका है, काफी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और वक्त पड़ने पर वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर सकता है। पाकिस्तान की जानिब से वाइट बॉल क्रिकेट में हिस्सा ले चुका है, लेकिन आज टेस्ट डेब्यू कर रहा है। और हारिस रऊफ से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, पिंडी बॉय, क्योंकि आपको याद होगा रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से था, उन्होंने इसी मैदान पर अपना डेब्यू किया था। तो हारिस रऊफ से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, उसने बड़ा अपने आप को इम्प्रूव किया है और जिस तरीके से वो ट्रायल देने गया, लाहौर कलंदर्स के उसके दोस्त लेकर गए, गुजरांवाला में ट्रायल दिए, आकिब जावेद की नजरों में आया, फिर उसने क्रिकेट का सफर शुरू किया। एक छोटे से फ्लैट में रहता था इस्लामाबाद में, अब अल्लाह ताला ने उसे इतनी कामयाबी दी, इज्जत दौलत शोहरत कि अपना घर ले लिया है। तो हारिस रऊफ से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। ठीक है, बेग साहब ये बताएगा, जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया जब हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे कि उनको कंसिस्टेंसी के साथ कितने ज्यादा मैचेस खिलाए गए जिससे उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा खराब हुई, यही मामला आपको इस तरह तो नहीं लग रहा कि अब हारिस के साथ भी हम देखेंगे या नसीम शाह के साथ भी देखेंगे? शाहीन की इंजरी के बाद पीसीबी को कलायामल इस तरह का बनाना चाहिए? देखिए, हमारे पास हारिस रऊफ इस वक्त अवेलेबल है, शाहीन शाह अफरीदी के अनफिट होने की वजह से उसको डेफिनेटली चांस मिलना था। नसीम शाह चूंकि इंजरी प्रोन है, वो पहले भी टेस्ट डेब्यू के बाद थोड़ा अनफिट हो गए थे, लेकिन अब वो वापस आए। तो मैं समझता हूँ कि अब इन दोनों पर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा होगा कि किस तरीके से इनको आगे फ्यूचर में खिलाना है, किस तरीके से इनका लोड मैनेज करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम मैनेजमेंट। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा एक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि जो खिलाड़ियों की फिटनेस है, जिस तरह अब हम शाहीन को इस सीरीज में मिस करेंगे, तो शायद इन फ्यूचर इस मामले को देखकर चलना चाहिए कि प्लेयर्स को, जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, ऑब्वियसली उनका करियर बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। जिस तरह शाहिद अफरीदी भी बार बार कह चुके हैं, शाहीन अफरीदी को पॉइंट आउट करते थे अपने ट्वीट्स में कि अपनी फिटनेस पर ख्याल रखो। जो बॉलर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन शाहीन की इंजरी हुई जिसका खुमियाजा हमें वर्ल्ड कप में भी भुगतना पड़ा। और अभी भी बेग साहब भी यही कह रहे थे कि इंग्लैंड की सीरीज के बाद लग ऐसा रहा है कि जो न्यूजीलैंड के साथ भी हमारे 2 टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं, शायद उसमें भी शाहीन दस्तयाब नहीं होंगे। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश टीम को जो तबीयत नासाजी के हवाले से जो खबरें आ रही थी वो बेहतर हो गई हैं। सो एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मैच देखेंगे। बेस्ट विशेस टू बोथ टीम, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी सीरीज जीतेगा। इसके साथ ही बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब कुछ बात करेंगे नाजरीन हेल्थ के हवाले से और कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और एड्स का आलमी दिन दुनिया भर में पहली मर्तबा 1987 में मनाया गया था। अच्छा, इसका मकसद ये है मनाने का कि इस हवाले से ज़्यादा बात की जाए, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए ऑब्वियसली, और एहतियाती तदाबीर जो है उस हवाले से बात की जाए। अच्छा अनवार, एड्स HIV एक ऐसा मर्ज है जो डायरेक्टली, खुदा ना खास्ता कि किसी को भी इतना मूजी मर्ज हो, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, मदाफती निज़ाम है उसको मुतासर करता है और ये बहुत डैमेज करता है। सफेद खुलियात जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको जाकर डैमेज करता है, खत्म करते हैं और फिर ये सिलसिला जो है वो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्फेक्शन के खिलाफ जो लड़ने की हमारी इम्यूनिटी है, मुदाफत है, वो हम उसके काबिल नहीं रहते और इससे संगीन अमराज और मखसूस इकसाम के कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। और तहकीक ये बता रही है कि HIV का शिकार जो लोग हैं वो चंद दिन बाद 85% लोगों को इन्फेक्शन की अलामात जाहिर होती हैं, जिसका बर वक्त इलाज मरीज को जानलेवा होने से भी बचा सकता है। तो इस हवाले से बात नहीं की जाती एड्स HIV के हवाले से, तो बात करना जरूरी है, इस पर आगाही बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम बात करें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो बड़े ही अलार्मिंग नंबर आ रहे हैं और नंबर सामने आ रहे हैं। एज सुनकर के जो अब 45% लोग, आप यकीनी तौर पे आपके लिए भी ये बहुत हैरत अंगेज होगा जो ये परसेंटेज सामने आ रही है कि 45% जो लोग हैं उनकी उम्र 25 साल की
की ब्रैकेट बताई जा रही है। 10 मंथ्स हम देख रहे हैं कि जो फिगर है वो 519 लोगों का विद इन 10 मंथ्स। अच्छा, इसके रीजंस को आइडेंटिफाई करना कि क्या रीजन है। यूजुअली लोग अपना चेकअप भी नहीं करवाते हैं। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऑब्वियसली अब इस तरह के जो मर्ज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आज से आई स्टिल रिमेंबर के 90s का एक दौर था, उसमें HIV और एड्स को आइडेंटिफाई करना भी एक बहुत मुश्किल था, उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल अमल था। लेकिन यही फैक्ट्स हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो जाए तो इसके जो खतरनाक नतीजे हैं उससे बचा जा सकता है। लेकिन स्टिल जो 25 एक नंबर बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं इसी से जो खतरनाक मौसमी मर्ज है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से फिगर्स भी आपके साथ शेयर किए हैं कि जनवरी से अक्टूबर के फिगर्स हैं जिसमें 519 केस सामने आए हैं। जिस तरह से नबिया ने भी बताया कि 45% जो अफराद हैं उसमें जो उम्रें हैं वो 25 साल तक की हैं। और बहरहाल एड्स एक खतरनाक मर्ज है और इस पर बात करने की जरूरत है। इसके बचाव के लिए तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमारे यहाँ जो एक रुझान है, मेरे ख्याल से इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अनवार, हमारे यहाँ हम यूजुअली अगर हमें कोई तकलीफ होती है, कोई पेन होती है या हमारी बॉडी कुछ हमें इंडिकेट करती है, कोई अनयूजुअल सिम्टम सामने आता है तो हम बहुत केयर फ्री या केयरलेस रवैया इख्तियार किए होते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ टेस्ट करवाने का भी रुझान नहीं है। इन वेस्ट जहाँ की हम बहुत सारी मिसालें यहाँ पर देते हैं, वहाँ पर लोग रेगुलर अपना टेस्ट करवाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या कोई वायरल आपको हिट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रीटमेंट भी करवा रहे होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो रवैया है ये और बात ना करने का रवैया भी है, उसमें छुपाते भी हैं और इसकी जो वजूहात है वो बहुत सारी हैं। हाइजीन प्रॉब्लम जो है, देखिए जिस तरह से हम सैलून्स पर जाते हैं, हम मशीन्स रेजर्स यूज करते हैं तो वो जो सैलून्स हैं मेक श्योर कि जो किट आपके लिए यूज हो वो पर्सनल हो तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। पर्सनल किट कैरी करनी चाहिए। अगर किसी का HIV ब्लड के थ्रू डायरेक्ट आपको उससे जिस तरह से हम ब्लड लगवाते हैं एक दौर में आई स्टिल रिमेंबर के ये इस पर काम हुआ पाकिस्तान में, वरना पहले बहुत सारी बीमारियों के फैलाव का जो एक रीजन था, वन ऑफ द मेजर रीजन, अगर हम थोड़ी से आज से 2 डेकेड्स पहले की बात करें तो वो सिरिंजेस का दोबारा बार एक मुख्तलिफ मरीजों पर इस्तेमाल था, जो कि अब हॉस्पिटल्स में मेक श्योर किया जाता है कि उसका ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ ये अनहाइजेनिक टूल्स हैं जो कि सैलून्स में यूज किए जाते हैं। पर अपनी किट्स इस्तेमाल करनी चाहिए डेफिनेटली लाजमी तौर पर। तो इन सारी चीजों के हवाले से आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है जो लोगों को लेने चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं शो में और अब कुछ बात करते हैं इस हवाले से जहां पर हम देख रहे हैं कि अमरूदों का जो सीजन है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन हम इसकी जो काश्त है वो काफ़ी इस वक्त मसाइल का शिकार है। जो किसान हैं वो अमरूदों के जो दरख्त हैं उनको उखाड़ रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है वो हम इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। बहरहाल शरकपुर से आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे और अमरूद की तैयारी और मंडी तक पहुंचने के कौन कौन से मराहिल होते हैं, ये दिलचस्प रिपोर्ट आप भी। जरूरत तो चौकी पहले चली गई, सर्दी वास्ते अमरूद बहुत घट पकते पे। 3 वैरायटियां ने, एक गोला है, एक सराई है, तीसरी नस्ल हैगी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਤਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। वेदर कंडीशंस जो हैं वो भी मुतासिर कर रही हैं अमरूदों की इस वक्त काश्त को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ज़राअत में बहुत ज़्यादा मालामाल हो रहा है। वैसे ही अगर हम देखेंगे जो सैलाबी सूरत हाल आई है उसकी वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। एक तो वो डैमेज हुआ दीगर सारी फलों को, सब्जियों को, उसके बाद महंगाई की जो एक शराई, और अब ये अमरूद के हवाले से तो आपने खुसूसी रिपोर्ट बहरहाल देखी है। लेकिन ये जो शरकपुर के अमरूद हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने देखा है कुछ लोग स्पेशली जाते हैं, मेरा जाना नहीं हुआ, मेरे फादर जाते रहे हैं, और सेकेंडली हमारी टीम के मेंबर स्पेशली गए हैं इस रिपोर्ट को, और बुखारी साहब हर खाने वाली जगह पर जाते हैं। वैसे बुखारी साहब को मेरा ख्याल है कोई रिपोर्ट बनाने को कहेंगे, हाँ, खाने पीने की चीजों पर, या फिर जिस तरह से वो एनिमल लवर हैं उस पर ट्रिब्यूट। लेकिन अच्छी बात है कि जब भी वो खाने पीने की जगहों पर जाते हैं तो वो हमारे लिए भी, हमारा भी ख्याल रखते हैं, ये अनलाइक फलक। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और अब एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। फैक्ट्स है कुछ बल्कि वो शेयर करेंगे बरतानिया से, जहां पर मरदमशुमारी के जो जारी आदादो शुमार है उसके मुताबिक पहली बार बरतानिया और वेल्स में नाजरीन 13% कमी के बाद मसीही बरादरी के अफराद की तादाद मुल्क की निस्फ आबादी से कम रह गई है। AFP के मुताबिक पहले भारतीय नयाद बरतानी वजीर आजम ऋषि सुनाक के वजीर आजम बनने के कुछ
कुछ माह बाद यानी कि 2021 में की गई 10 साला मर्दमशुमारी की ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई है और इसमें बताया गया है कि मुसलमानों की तादाद में बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, इससे कबल बरतानिया में जो मुसलमानों की आबादी शरह थी वो 4.9% थी। इस तरह इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब वहां पर सामने आया है और दूसरे दर्जे पर सबसे ज्यादा जो अफराद वहां पर मौजूद हैं वो हिंदू हैं, जिनकी आबादी 10 लाख के करीब बताई जा रही है। इसके बाद सिखों का नंबर है, जो सिख हैं वो 5,24,000 की तादाद में मौजूद हैं, जबकि बुद्ध मत को मानने वाले लोगों की जो बड़ी तादाद है वो यहूदियों से भी ज्यादा हो गई है, यानी कि 2,71,000 यहूदियों के मुकाबले में जो बुद्ध मत को मानने वाले लोग हैं वो 2,73,000 हो गई है। मर्दमशुमारी के जारी आदादो शुमार आपसे डिस्कस शेयर कर रहे थे कि हमारी टीम ने इसके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की है। अनवार, आप देखेंगे शायद यही रीजन है जो वेस्ट है वो बहुत सारी चीजों का अंदाजा उनको परसेप्शन हो जाती है बहुत सारे मामलात की, और इसलिए हम देख रहे थे कि गुज़श्ता कई सालों से जो इस्लामिक फोबिया एक टर्म का इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों को जो टारगेट किया गया, दहशतगर्दी के साथ मंसूब किया गया। फिर हम न्यूजीलैंड का इंसिडेंट देखते हैं कि वहां पर किस तरह मस्जिद में मुसलमानों को टारगेट किया गया। फिर आई स्टिल रिमेंबर कनाडा में एक हादसा, एक वाकया पेश आया जहां पर खासकर जो मुस्लिम फैमिलीज थी उनको टारगेट किया गया और इतना खौफ फैलाया गया कि वो घरों पर रहने पर मजबूर हो गए। फ्रांस में देखा, हिजाब पर पाबंदी के हवाले से बात की जाती रही है, लेकिन अब तेजी से इन्हीं मुल्कों में इस्लाम ही सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो शायद ये उन्हें देखने की जरूरत है कि जिस तरह इस्लामोफोबिया के हवाले से बातें की जाती थी वो बिल्कुल गलत थी, जो इस तरह के और अगर वैसे तो खान साहब की सियासत से बहुत सारे लोगों को भी इख्तलाफ होता है, बट आई स्टिल रिमेंबर के खान साहब के दौरे इख्तिदार में आने के बाद जब वो पहली बार यूएन वहां पर उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने इस्लामिक फोबिया के हवाले से बड़ी लंबी स्पीच दी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान की जानिब से भी, मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से भी। तो आई थिंक कि हमारे अनवार लीडर्स की, हमारे जो पीएम है किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, किसी भी दौर के हों, लेकिन वो इन अहम मामलात पर जब गुफ्तगू करते हैं तो आई थिंक पूरी दुनिया को एक बड़ा ही क्लियर मैसेज जाता है। पाकिस्तान को और इस्लाम को रिप्रेजेंट करना चाहिए जिस तरह से इमरान खान ने भी अपने दौर में किया था। हम कैसे भूल सकते हैं, अभी मैं से कतर का भी एक मरतबा फिर से कतर का फिर जिक्र करेंगे कि जिस तरह से ये कतर अपनी सकाफत दिखा रहा है। मतलब कि मजहबी तरीके से जिस तरह से उन्होंने कुछ एसओपीज भी रखी और वो किया भी तो पूरे दुनिया को पैगाम गया है, फॉलो करने पड़े, पूरी दुनिया को वो रूल्स फॉलो करने पड़े हैं, कतर ने करवाए हैं, नहीं किया। सो आई थिंक इस तरह के इवेंट्स होना, बड़ी तनकीद हुई, बड़ा प्रेशर आया कतर पर, लेकिन कतर ने उस प्रेशर को बिल्कुल रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा मजहब है, उसकी सबको रिस्पेक्ट करनी है। हम हर किसी के कल्चर की, मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके नजरिए की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस इवेंट के दौरान जितने लोग भी, जो कि 12 लाख के करीब लोग बताए जा रहे हैं, वो कतर में आएंगे तो उन्हें उसको रिस्पेक्ट करना अच्छा अनवार, बदकिस्मती की बात यह है कि जो OIC है उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, उसमें कितने सारे इस्लामिक ममालिक, तकरीबन सारे इस्लामिक कंट्रीज हमारी उसमें शामिल हैं, लेकिन हमें कभी एक पेज पर दिखाई नहीं देती है। कभी कोई इस्लामिक फोबिया जो टर्म यूज की जाती है उसके खिलाफ कोई बहुत बढ़कर या फ्रंट फुट पर आते हुए बात करते हुए दिखाई नहीं देता। और कहीं ना कहीं अनवार हमारी भी आई थिंक है जब हम ट्रैवल करते हैं, दीगर दूसरे ममालिक में जाते हैं तो हम भी वेस्टर्न कल्चर को हम उनका लिबास ओढ़ लेते हैं, हम उनकी रिवायात, जरा गोरा बनने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने का बड़ा रुझान है, अंग्रेजी लिबास पहनने का बड़ा रुझान है। कतर ने ये स्टांस रखा है, ये गेम चेंजर होगा हमारे जो रिवायात को लेकर या हमारे मजहब को लेकर। जिस तरह से कतर ने एक स्टांस लिया है, जिस तरह से कतर पर तनकीद हुई है इस पूरे इवेंट को लेकर, लेकिन वो अपने इस मौके पर कायम रहे हैं, वो अपने इस मौके से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं और इवेंट भी बड़ा शानदार इस वक्त चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि हमारी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम ट्रैवल करें, जब हम दूसरी जगहों पर जाएं तो हम भी दूसरों को कन्विंस करने की या अपने अमल से, अपने अमाल से बताने की कोशिश करें कि हम एक अमन पसंद कौम है। और बहरहाल ये तो हमारी गुफ्तगू अनवार चलती रही है। ऐसे में मैच कर लेते हैं क्योंकि मैच शुरू हो गया है। हमने थोड़ी देर पहले आपको मुनासिब तो दिखाए थे, तो उम्मीदें हैं और उनसे बड़ी उम्मीद वाबस्ता की जा रही है। लेट्स सी, बाबर आजम भी होपफुली परफॉर्म करते रहे हैं, हमें नाराज नहीं करेंगे। उन्होंने किया भी नहीं है, माजी में बहुत अच्छा प्ले किया भी, तो क्या हुआ अगर वर्ल्ड कप में बल्ला नहीं चला। लेकिन इस सीरीज में होम ग्राउंड है जनाब, तो होम ग्राउंड की जो कंडीशंस हैं वो भी हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगी। ऑब्वियसली तो अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान में एक तो बहाल हो रही है और क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा क्रिकेट शायकीन को। सो बेस्ट विशेस। सबसे अच्छी खबर जो आज सुबह ही हमें मौसूल हुई थी वो यही थी कि जो
हम खबरें सुन रहे थे कि इंग्लैंड प्लेयर्स बीमार हैं, वो तमाम मामला क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अच्छा, ये बड़ी खबर वायरल हुई सब जगह कि भाई इंग्लिश टीम तो अपना बावर्ची भी साथ लेकर आई है, और अपना बावर्ची साथ लाने के बाद सबने यही बोला कि नहीं पेट का इन्फेक्शन हो गया, और पहले भी मीडिया को भी आगे थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन यही खबरें हैं। हम विश करते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस सीरीज को जीते, बल्कि जो आने वाली न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है वो भी जीते। आपके साथ मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। दुनिया में तो नबिया बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है पाकिस्तान में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम देखते हैं तो 70% के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है। हर बीमारी की जड़ कहा जाए या वजह कहा जाए तो ये कहना अनवार बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, लोग भी आई थिंक शॉर्टकट काफ़ी ढूंढते हैं अपना वजन घटाने के लिए, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आते हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल अपना चेंज कर ले, आज ऑब्वियसली ये सेगमेंट डिजाइन करने का मकसद ये है कि अवेयरनेस जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचाई जा सके, कुछ अगर टिप्स या कुछ हेल्प कर सकें तो वो की जा सके। अच्छा, आज के जो हमारे अनवार गेस्ट हैं जिनसे हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं, वो खुद एक मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है हमारे लिए और आप तमाम देखने वालों के लिए भी जो आज इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे और जो इनको ऑलरेडी जानते हैं। जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो ये मसला है ओबेसिटी का मसला है, मोटापे का मसला है, और लोगों ने खुद साख्ता जो इसका इलाज निकाला हुआ है वो शायद उनको ज्यादा परेशान करता है। जिस तरह से लोग फाका कशी करते हैं या फिर हम देख रहे हैं जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं। और कुछ लोग अगर एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद इतना खा लेते हैं कि वो फिर एक्सरसाइज उनका जो वेट है उसको डबल गेन करके देती है, या कीटो डाइट्स की जाती हैं। तो डिफरेंट तरह के जो खुद साख्ता अमल हैं वो करके लोग शायद ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आज लेकिन हम आपकी सारी स्ट्रेस दूर कर देंगे क्योंकि जो गेस्ट है उनके पास बहुत अमेजिंग टिप्स भी होंगी, आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर उमर आदिल साहब हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज मौजूद हैं। आपके साथ मैंने रमजान ट्रांसमिशन भी की है, बहुत सारे शोज भी किए हैं। हमेशा जब भी आप डॉक्टर साहब आते हैं नबी, आपकी बेइंतहा मेहरबानी है कि आपने पूरा एक महीना रमजान में ज़ब्त का वो मुजाहरा किया जो शायद बहुत कम लोग कर सके। टू बी माय को-होस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स, एंड टू हैव मी एज अ गेस्ट ओवर इन अ शो इज इवन मोर पेनफुल, व्हिच माय ब्रदर वुड एक्चुअली रियलाइज टुडे। बाहर तो मैं आज जिस मकसद के लिए आया हूं वो एक बड़ी अहम बात है। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन I do not deal with obesity specifically, but I deal with the aftermath of obesity. वो तमाम complications जो एक बढ़े हुए पेट, ज्यादा वजन के लोग हमारे पास आते हैं। हमारे पास लोग आते हैं जी बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है, हमारा घुटना रिप्लेस कर दीजिए। अगर वहां घुटना हम रिप्लेस भी करते हैं और उनका लाइफस्टाइल, बॉडी मेजरमेंट्स ओबेसिटी को ट्रीट ना करें तो वी आर इन फॉर अ फेलियर आफ्टर डूइंग अ नी रिप्लेसमेंट व्हिच इज अ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे लोग कमर के साथ आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी चूंकि बातें बहुत वजन रखती हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले जो आपकी लाइफ में आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका सफर जो वो तस्वीर जरूर नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि लोग इंस्पिरेशन थोड़ी सी हासिल करें। डॉक्टर साहब, ये तस्वीर इस वक्त हम ये बिफोर वाली पिक्चर कब की है डॉक्टर साहब? अगर आप ये तकरीबन 7 साल पहले की है और मैं ये तस्वीर अपने पास इसलिए रखता हूं क्योंकि तब मेरी वेस्ट 76 थी। 76 वेस्ट ऐसी नहीं है। और जो दूसरी बड़ी तस्वीर है वो पिछले महीने की है, एक और मॉर्निंग शो की, जो मैं जानबूझ कर लाया आपके प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए। बात और अब इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो 48 किलोग्राम का है। 48 किलोग्राम तो एक चीज है जो मेजर की जा सकती है, मगर खावर जो खुशियों का, जो कॉन्फिडेंस का, जो हेल्थ का मेजरमेंट है वो मेरे पास है ही नहीं। मेरे ख्याल में हजारों मन भी करें तो मेरे ख्याल में उस तस्वीर से लेकर राइट साइड की तस्वीर के दौरान जो मैंने सफर किया है उस दौरान वो हासिल किया। क्या आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे तब्दील किया, किस तरह से ये जर्नी थी 48 किलो घटाने की? अच्छा नबिया, बड़ी आसान बात है। आई एम 57 नाउ, सो 7 years back I was 50। जब आप 50 साल के होते हैं तो आपको लगता है कि जिंदगी आधी गुजर गई है, अब कुछ ना किया तो कुछ नहीं होगा, बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरेगा। एट द एज ऑफ 50 आई मेड अ वाव विद माई सेल्फ कि मैंने अपनी जिंदगी को संवारना है, जितनी आधी गुजर गई वो गुजर गई, बट द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हैव टू बी डेल्ट इन अ वेरी गुड वे।
मुझे सबसे ज्यादा जो मुश्किल लगती थी वो ये लगता था कि जो वजन मैंने इतना चढ़ाया हुआ है इसकी वजह से चेहरे का रंग बदल गया, बाल झड़ गए, Confidence भी, सारी कॉन्फिडेंस, चीजें। मुझे कोई अचीवमेंट नहीं लगती थी। वो जो तस्वीर आपने शॉल वाली देखी है कासिस के साथ, आप देखते हैं कि मेरे लेफ्ट और राइट पे कौन खड़ा है, शहर की दो हसीन तरीन खवातीन थी और वो बड़ी ही आराम से मेरे साथ लग के खड़ी थी, क्योंकि कोई पता था इतना मोटा आदमी बेजर है बाहर तो वो एक कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी, बड़ी टेंशन की बात थी बाहर तो। उसने डिसाइड किया और मैं एक साथ आपको बात बताऊं, ये देखा मैंने कि क्या खाना अहम है या मैं अहम हूं, और मैंने सोचा कि मैं वजह तलाश करूं, व्हाई डू आई ओवर ईट। आई लुक्ड एट द अनहैप्पीनेस इन माई लाइफ। आप तब तक मोटे हो ही नहीं सकते जब तक आप नाखुश नहीं हैं। आप कंफर्ट ईटिंग करते हैं, यू ईट बिकॉज यू वांट टू फील गुड लेकिन एंड यू डॉक्टर नेवर साहब फील आप गुड। ये बातें ना करें, मैंने फेसबुक पर मैं आपको फॉलो करती हूँ, लाइक कमेंट भी करती हूँ, मैं वो स्पेशल निहारी, अंडे वाली, आलू वाली और कड़ी पकौड़ा, मैं सब कुछ देखती रहती हूँ। lover हैं क्या बहुत आप ज्यादा। मतलब कि अब अपने पोषण अपना कंट्रोल किया हुआ बेटा है? जी, टू बिकम फिट इज नॉट टू हेट फूड, इट इज टू एक्चुअली रिवर फूड, उसको रेवरेंस के साथ उतना खाएं जितनी ये नेमत खानी चाहिए। मैं आपको एक अर्ज करूं, आपको अगर आपने किसी नेमत का सही शुक्राना अदा करना है, उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, अपने हिस्से का, किसी और के हिस्से का ना अपनाएं। और एक बात बताऊं आपको, जब लोग मुझे कहते हैं कि हम मोटे हैं, डॉक्टर साहब वी आर वेरी हैप्पी, मैं तो अच्छा हेल्दी लगता हूं, ये है वो है, खुदा की कसम अल्लाह की नाशुक्री का एक बहुत बड़ा मजर आपको अपनी शक्ल और बदन को खराब करना है। उसने तो ऐसा तकवीम करके आपको बेहतरीन सूरत में पैदा किया, बेहतरीन शक्ल, बेहतरीन अकल, अशरफ बनाया, मगर आप एक गैंडे बन गए। तो आप सोचें जरा कि इंसानियत की तजलील है, अपने मौला की नाशुक्री है। कभी आप लोग ये सोचें कि जब कोई मौलाना आते हैं, और आपके यहाँ तो मेरे यहाँ तो आते रहते हैं बिल्कुल प्रोग्राम्स में, मैं उस मौलवी को फौरन टिक ऑफ कर देता हूं जिसका इतना बड़ा पेट हो, जो यूं फैल के बैठा हुआ है जैसे एक पूरी गठड़ी जो है वो सोफे पे पूरी आ गई। हजूर वाला, मेरे नबी तो वो हैं कि जिन्होंने कहा कि पेट में भूख रख के खाना खाओ, यानी कभी भूख हो तो हाथ हटा यानी लो। डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू से जितना निचोड़ मैं इस वक्त हासिल कर रही हूँ, जो नंबर 1 चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कंट्रोल फूड, जो हम पोर्शन बड़े बड़े प्लेटर्स भर आपने लेते सही हैं। कहा, मगर नबिया एक बात कहूं, the most important thing is to recognize your unhappiness. What is making you eat so much? आप क्यों हद से तजावुज कर रहे अच्छा, हैं? उसके पीछे भी रीजंस हो सकते हैं, डिप्रेशन, बहुत, एंजाइटी। इस कदर रीजंस हैं, किसी को इंतहा नहीं। और आप यकीन कीजिए, एक दफा मोटा होना शुरू होते हैं तो आपकी डिप्रेशन बढ़ती जाती है, आप और मजीद तंग आते जाते हैं और खाते थे। इट्स अ विशियस साइकिल दैट स्टार्ट। मैं आपको एक पाकिस्तानी औरत की कहानी सुनाता हूँ, आम पाकिस्तानी औरत की। बेचारी की शादी होती है, पतली सी कमर होती है, उसके बाद बच्चा पहला हो जाता है, खामन की तवज्जो थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि वो माँ बन जाती है, बीवी तो रहती नहीं है, फिर उसके साथ खाती, बच्चे थोड़े से और हो जाते हैं, फिर बच्चे को अपना खाना छोड़ते हैं, माँ वो भी खाना शुरू कर देती है, मियाँ बाहर, उसकी डिप्रेशन उसको और मजीद मैं बिल्कुल, मेरे भी 2 बच्चे अब हो गए हैं, मैंने कभी अपने बच्चों का, मैं हमेशा उनको इतना पोषण डाल के देती हूँ कि देखो ये मुझे बाद में ना खाना पड़े। लेकिन ये वो बात कर रहे हैं दूसरी माओं की भी, मगर मैं ये बात वर्किंग बताना वुमेन चाहता है हूं कि लुक एट नबीहा। नबीहा, व्हाई डज शी एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस? बिकॉज नबीहा को पता है कि जब तक मेरा एक खास बॉडी प्रपोर्शन नहीं होगा, मेरा खास फेस नहीं होगा, there would be no acceptability, there would be no likability, there would be no popularity. अब नबीहा का एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, सारे लोग जो देखते हैं न्यूयॉर्क मॉर्निंग शो, वो सब नबीहा को देखते हैं, पसंद करते हैं। जी। भाईजान, आई डोंट हैव टू बी नबीहा, आई कैन जस्ट बी वन हाउसवाइफ हु लिव्स इन अ स्मॉल सोशल सर्कल, लेकिन उस सोशल सर्कल के अंदर भी मेरी एक्सेप्टेबिलिटी, मेरी लाइकेबिलिटी, मेरी पॉपुलैरिटी एक मेंटेनिंग अ प्रॉपर वेट के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग इसका ख्याल नहीं रखते। जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, आपकी 76 वेस्ट थी, आप उस जर्नी तक भी किस तरह से पहुंचे? यकीनी तौर पर आपका भी वेट शुरू से इतना नहीं होगा जितना उस टाइम बात। उसमें ये था खबर कि जब आप एक दफा नाखुश होते हैं और कंफर्ट ईटिंग करते हैं, फिर आप करते चले जाते हैं, करते नशे की तरह है। सबसे बुरी लत दुनिया में खुराक की है। खुराक की लोग ये नशा दिन में 11 दफा करते हैं, हर 2 घंटे बाद कुछ खाते हैं, हर 2 घंटे बाद कुछ खाते हैं। हीरोइन का तो एक टीका लगता है ना शाम को। अब बात यह है कि यू स्पाइरल डाउन। आप फिर कहते हैं कोई बात नहीं, बस ठीक है, इस तरह प्रिटेंड करते हैं। बॉडी शेमिंग को बॉडी शेमिंग नहीं समझते। आजकल बॉडी शेमिंग को बहुत बुरा समझा जाता है। अगर इतना ही बुरा समझा जाता है तो आपके अदाकार इतने इतने मोटे क्यों नहीं है? आपकी अदाकाराएं इतनी बड़ी कमर लेके क्यों नहीं आई? बिकॉज यू ओनली लाइक अ फिट एंड प्रॉपर बॉडी। हम ये अपना तमाम मुनाफिकत छोड़ दे, नहीं आप हेल्दी लगते हैं, सब बकवास है सारी, कभी भी नहीं अच्छे लगते। अगर अच्छे लगते तो मियां जो हमारे पहले 60s के हीरो थे, माशाल्लाह 55 इंच कमर होती थी। आज आप शान को देखें, शान इज इन हिज मिड 50s and Shan is an epitome of fitness, actually really he is, you know. बिल्कुल। मगर डिजायरेबिलिटी क्या है? आप मॉर्निंग शो करते हैं,
मुझे पता ही असल कयामत तो मॉर्निंग शो उन्होंने डाली हुई है, रंग गोरा करने में, वजन कम करने के अंदर। We don't do that. लेकिन डॉक्टर साहब अब हम देख रहे हैं कि बीमारियों की जड़ है ये मोटापा। आप तो इस फेज से गुजरे हुए हैं, लोगों को किस तरह से गाइड करेंगे कि जो मोटापा है वो उन्हें किस स्टेज पर लेके जा रहा है? जिस तरह से आपने नी रिप्लेसमेंट की बात की, जो कि एक बहुत ही मेजर ट्रीटमेंट है और बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, लोग अक्सर कहते हैं कि डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज, उम्मुल अमराज है। मैं बताऊं कि मर्जों की नानी कौन है? जो डायबिटीज की भी मां है वो मोटापा है। ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाइए, आपको पता चलेगा कि जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्हेन यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी व्हिच इज द डिजीज कंप्लीटली, देन फ्रॉम हेड टू टो यू आर सफरिंग। फॉर एग्जांपल, आपका दिल कहीं ज्यादा पंप कर रहा है क्योंकि चर्बी के अंदर बहुत सारी खून की रगें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, दिल तो उतना ही, वो बेचारा छोटा है, फिर फैल रहा है, आपको सांस लेने में मुश्किल है। उसके अलावा आपको चलने फिरने में मुश्किल है, आपको डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, किडनी के प्रॉब्लम्स, औरतों के अंदर पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, और सबसे बड़ा जो इस वक्त रिस्क फैक्टर कैंसर के लिए है वो है मोटापा। देयर आर एटलीस्ट अ डजन कैंसर्स जिनकी असल कॉज जो है वो मोटापा है। और असल में बात यह है खुशी, हेल्थ क्या है? मुझसे लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब हेल्थ क्या है? मैं कहता हूं जब आप जेन्युइनली फिजिकली, मेंटली और सोशली खुश हैं, आप हेल्दी हैं। याद रखिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली खुश हैं, तब आप हेल्दी हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, हमने अपनी जो खुशी है ना वो खाबों में ही ढूंढी हुई है, और खाबे खा के हमें लगता है कि अब यही अल्टीमेट जो है वो हैप्पीनेस है। उसमें एक आपकी बात काट रहा हूं, डॉक्टर उमर आदिल का कॉल याद रखिएगा, वो कॉल बहुत मजे का है। द प्लेजर ऑफ ईटिंग इज फ्लीटिंग, तो फौरन खत्म हो जाता है। द प्लेजर ऑफ फास्टिंग इज लास्टिंग। देखिए ये जो रोजा है ना, और कम खाना और वक्फा देना खाने में, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें परवरदिगार ने ये हिदायत नहीं की कुछ ऐसा खाओ। आप जरा सोचें कि ये क्या है अल्टीमेट ट्रीटमेंट। जी खबर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं सर्जरीज के हवाले से पूछना तो बड़ी मुश्किल बात करते हैं कि मैं सबको बात बताऊं। आज 3 होस्ट बैठे हुए और तीनों कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा काम डिवाइड हो गया, हम तो खुश हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोग जो कि मोटापे में शिकार होते हैं, मोटापे का अपना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जानब नहीं चाहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी सर्जरीज अभी आ चुकी हुई हैं, एब्डोमिनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन या टमी टक वगैरह, इनमें तो फर्क क्या है और क्या इसका कोई नुकसान भी है? बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। मैं सबसे पहले एक बात करूं आपको, मोटापे को जब आप एक डिजीज समझ लेते हैं तो सर दर्द होता है, फौरन पैराडोल की गोली खाते हैं। मोटापे के लिए काइंडली कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर, ताकि अगर आपके मोटापे को दवाई चाहिए, आपको सर्जरी चाहिए या कुछ और चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आपका इलाज हो सके। मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। आजकल सबसे पहले मैं खुद लोगों का, अपने मरीजों का इलाज दवाई से करता हूं। बेइंतहा अच्छी दवाइयां, बेइंतहा अच्छे इंजेक्शंस मौजूद हैं जो कि उन लोगों के लिए कारगर हैं जो कि सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन या डाइटरी मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और इसके बारे में बहुत से डॉक्टर हैं जो इंटरेस्टेड हैं बात करने में, लेकिन कई दफ़ा उनके पास टाइम नहीं होता, मरीज इस तरफ आता नहीं है। मगर काइंडली रिकग्नाइज इट एज अ मेजर डिजीज एंड मदर ऑफ ऑल डिजीज, उसका इलाज कीजिए। जहां तक आपने सर्जरी की बात की, टोटली अननेचुरल चीजें हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, अननेचुरल हैं। एक साहब है मेरे जानने वाले, उनका अपना एक जिम है, वर्जिश के नाम से है। जब वो वहां से निकलते हैं जिम करके, उनके एंडोर्फिन्स आसमान पे गए हैं। एंडोर्फिन्स वो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं जो आपका सिर्फ एक्सरसाइज से निकलते हैं, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती। मैं खुद जब जिम से एक्सरसाइज करके निकलता हूँ तो भैया मुझे लगता है कि आज का बेहतरीन काम मैंने ये किया। मेरी चाल के अंदर एक थिरकी और होती है, क्योंकि आपको लगता है पसीना बह रहा है, कम से कम 2000 कैलोरीज बर्न हो चुकी। ये बात ने मेरे काम की बात की। मैंने तो इशारे तुम्हारी तरफ किया था, और समझ। बात ये है कि जब आप सर्जरी करवाते हैं, और सर्जरीज बहुत सारी और बहुत देर से हो रही हैं, एक बात याद रखिए, टोटली अननेचुरल है और हम लोग बड़े मक्कार हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की जा रही है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है कि आपका पेट जो एक थैला है, जो एक 3 से 3.5 लीटर खुराक ले लेता है, आप उसको एक आस्तीन की तरह, स्लीव की तरह काट देते हैं और स्टेपल करके बाकी निकाल देते हैं। अब आपके अंदर मैदा नहीं है, सिर्फ एक पतली सी आस्तीन है, उसका वॉल्यूम कम हो जाए तो आप कम खाएं। दुनिया इतनी चालाक है कि जब तक उनका जहन नहीं बदलेंगे, उनका एटीट्यूड, उनकी परसेप्शन बदलेंगे, दे स्टार्ट वर्किंग अराउंड द स्लीव। इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया और उसके बाद आप करते क्या है, उसको स्लीव को बढ़ाते जाते हैं। पहला भी तो 2 लीटर का 3.5 लीटर पेट बन गया था ना, जब स्लीव जो है वो भी उसको उसी तरह वो टाइट फिटिंग से बहुत लूज फिटिंग के अंदर आ जाएगी। कहने का मकसद ये है, अननेचुरल वेज वो लोग अपनाएं जो कि बिल्कुल मॉर्बिडली ओबीस हैं। आपको कोई फायदा नहीं होता मैल एब्जॉर्प्शन करके या ऐसी चीज करके जिसके अंदर आपका कैपेसिटी कम कर दी गई है और आप खा नहीं सकते क्योंकि उल्टी आ जाती है। अल्टीमेटली खाने वाले और मोटे लोग बड़े मक्कार होते हैं।
वो कोई ना कोई चीटिंग कर लेते हैं। मतलब हर डाइटिंग के अंदर भी चीट डे होता है, लोगों को पता है कि लोगों ने चीटिंग करना नहीं छोड़ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप एक चीज कटवाते हैं, आप ये मत भूलिए कि मैदे के अंदर हर सेल एक हार्मोन निकाल रहा है जो सेशिटी हार्मोन है, जिससे आपको इत्मीनान होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, बहुत सारे नाम है उसमें, मैं इसलिए बताता हूं, घर्लिन है जो बहुत अहम हो, वो सब खत्म हो जाते हैं, आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब ये हम जो एक सोच है, आपने मतलब कि जो बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा ओपनली अपनी एज बता दी। लोग एक तो अपनी उम्र यहाँ पर छुपाते हैं, फिर जो हम डार्क साइड होती है अपनी लाइफ की वो भी छुपाते हैं। हमारे यहाँ एक यही कॉन्सेप्ट सुनते आए हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जब वो 50 क्रॉस कर लेते हैं, नहीं हम तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो शायद हम और बीमार पड़ जाएंगे, अगर हम खाना कम खाएंगे तो शायद हमें वीकनेस हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे कैसे बाहर निकलेंगे? चेंज नहीं हो रहा, बहाने हैं, सब बहाने हैं और सब पनाहे हैं। पनाहगाहों में बंदा चला जाता है। मैं एक दो बात आपको कहना चाहता हूँ, इसमें बात हम आते हैं। एज के साथ जितना अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। नबिया और खावर, मैं आपको बात बताऊं, मैं आपसे बड़ा हूं थोड़ा सा। मिड लाइफ क्राइसिस का सबसे बड़ा धक्का आपको अपने बदन की बदशेपी से लगता है। आपका बदन ही नेक्स्ट शो का भी टॉपिक मिल गया है, मिड लाइफ क्राइसिस पे भी नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह बात करेंगे। मतलब मिड लाइफ क्राइसिस को कैसे, आपको पता है कि सबसे मर्द जो हैं वो शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की कोशिश कब करते हैं? मिड लाइफ में। एक मर्द पाकिस्तानी कहे मेरा भद्दा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, 50 साल से ऊपर हो गया हूँ, क्या मैं अब भी चाहा जा सकता हूँ? क्या मैं अब भी चाह सकता हूँ? क्या वो इससे खवातीन भी गुजरती हैं, बहुत ज्यादा गुजरती हैं, लेकिन मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं मर्दों का अरे मैं सच बताऊँ आपको एक बात, पता है बात क्या है? मैं औरतों के बहुत हक में हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला भी औरतों के बहुत हक में, इसलिए कि उनको ममता की शक्ल में एक ऐसी चीज दे दी है जो हर वॉइड को, हर वैक्यूम को फिल कर देती है। मर्द के लिए काउंटर पार्ट ममता का है ही नहीं, वो बेचारा अकेला ही है बिल्कुल। और क्या फिक्र न करें, पाकिस्तानी अयालदार मर्द जो मिडिल एजड हो, वो अगर खुद से ना मोहब्बत करे तो उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। ये बात याद रखिए। ये देखिए अभी ये मिडिल लाइफ में नहीं है, लेकिन उसको पता चल गया इस बात को, उससे एग्री करें। बात एक बार फिर से मानना चाहते हैं, एक दफा फिर से, जो ऑपरेशन करवाना है उसमें किसी किस्म का मेटाबॉलिक बेनिफिट नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, किस सिचुएशन में फिर कौन लोग करवाएं? चलिए ये भी हम थोड़ा सा और इसको क्लियरली सबसे पहले बात तो ये है कि आप अपने आप को पहले रियलाइज करें कि आर यू हैप्पी विद योर बॉडी इमेज। कोई भी मोटा बंदा अपने बॉडी इमेज से खुश नहीं होता, वरना यूं लपेट कर बैठे, शॉलें ना ओढ़ें औरतें। और अब जो अबाया निकल आया है, वो तमाम खवातीन जो अबाया पहनती हैं उनसे माजरत के साथ 90% औरतें अबाया इसलिए पहनती हैं ताकि अपना फैला हुआ बदन उस बड़ी सी काली चादर के नीचे छुप जाए। खुदा के लिए अल्लाह को धोखा मत दें, अपने आप को बेशक दें। मैं सच आपको बात बताऊं, फिटनेस का जितना ज्यादा इस्लाम के अंदर जोर है शायद किसी और रिलीजन नहीं, हालांकि हर रिलीजन में। एक बात। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अपने साथ बैठे और अपने अंदर झांकें कि व्हाट इज इट दैट इज कॉजिंग मी टू ईट सो मच। क्यों मेरी जिंदगी खाने के गिर्द घूमती है? नबी एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप डाइट पे जाते हैं तो डाइट पे जाके पता है क्या होता है? सारा दिन डाइट के ही तवाफ हो रहे हैं, मैं ये खा सकता हूं, मैं ऐसे खा सकता हूं। अरे भूल जाए खुदा के लिए, खाना अहम या मैं अहम। डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि आपकी रूटीन ही जान लेते हैं, क्योंकि आप इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करके आए हैं, तो आप अगर अपनी रूटीन बताएं तो शायद लोगों के लिए लोग सब उठने से लेकर रात तक और क्विकली। मैं बिल्कुल पता बेटा जी, मैं बहुत जल्दी उठता हूं और अल्लाह का बड़ा करम है मेरा। जब आप बहुत ज्यादा खाते नहीं है तो आपकी नींद कम हो जाती है, जो कि मेरी एज पे बहुत उम्दा चीज है। पता नहीं क्या बात है कि पूरे 5 बजे आंख खुल जाती है। आप सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक और दिन, उसके बाद नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद कुछ तस्बीहात जरूर करें। जिंदगी में एक सबक यह सीखा है कि सिवाय अल्लाह की याद के और उसकी कंपेनियनशिप के कोई नहीं है। आई एम अ सिंगल पेरेंट, अ सिंगल हाउस होल्डर एंड अ सिंगल मनी विनर। मैं अपने खाली बिस्तर को देख के कभी अफसोस नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है कि इस तन्हाई ने मुझे अपने खुदा के करीब किया है। उसके बाद आई मेक माई ओन ब्रेकफास्ट, जो कि एक इंतहाई उम्दा, हेल्दी और उसके बनाने में मजा आता है। आज सुबह मैंने बहुत अच्छी लाहौरी गुलाबी चाय बनाई। लाहौरी गुलाबी चाय, कश्मीरी नहीं, इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई? ये सिर्फ लाहौर, अमृतसर और सियालकोट में इतना दूध था कि हमने चाइना के सूबे जिनजियांग से आए हुए एक चाय को गुलाबी कर लिया। अच्छा, अब इस वक्त जो आप हल्का सा नमक डाल के बगैर चीनी के गुलाबी चाय का कप पीते हैं, और साथ मैंने फुल ब्राउन ब्रेड का टोस्ट लिया जिसमें मैंने हल्का सा मक्खन लगाया, मेरा दिल खुश हो गया। मैं उस नेमत में क्या बताऊं आपको। आज मैंने अपने लिए जो तैयार करना है वो मछली का सालन है, बहुत आला दरियाई रहू आई हुई है। मौसम देखें क्या उम्दा है, उसको दही में भून के
उसी की यखनी, सिरों की यखनी निकाल के लेस उसको ऑयली डाल के, फूड आप मेक श्योर कि लेस ऑयली फूड इस्तेमाल करें। भाई फैट्स आप इस्तेमाल करें लेकिन अच्छे फैट्स इस्तेमाल करें। मैं हमेशा से देसी घी खाता हूँ। देसी घी खाने का ये मतलब नहीं कि कफ गिर से घी दी चमची से घी डाला जाए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मछली खाऊंगा एंड दैट वुड बी माय मेन मील ऑफ द डे। कौन सी इसमें हसरत रह गई है? सुबह आपने चाय पी, मछली खाई और उस मौसमी का जूस पियोगे रात को। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप खुशी तलाश करें। जब आप खुश हो जाएंगे तो यकीन कीजिए, मैंने आज सुबह ये सूट पहना पिस्ता से लाया था, मुझे 3-3 इंच खुला है, यकीन करें बगलों सारा निकला हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ वेस्टर डी के पास जाना शुरू करूँ ताकि अच्छे सूट हों। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, इससे पहले हमारे जो प्रोड्यूसर साहब कि डॉक्टर पूरी रिसर्च करके आए अपनी, हमेशा उसमें हमेशा बहुत आगे होते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर आप ये ना कह देंगे ब्रेक पे जाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आया है। डॉक्टर साहब, ये जो खवातीन, आई डोंट नो अबाउट के मर्दों को भी शायद जो मीठे की क्रेविंग होती है, ये क्यों होती है और इससे बचना कैसे? अच्छा, ये सिर्फ एक जायके के लिए होती है। आपको मिठास का जायका चाहिए जी। तो चीनी जरूरी तो नहीं है। मेरे ख्याल में जहर जो है वो सफेद रंग का है, इसलिए कि नमक जहर है, वो सफेद रंग का है। शुगर सफेद रंग की जहर है, चावल भी सफेद रंग के और जहर है, मैदा भी सफेद रंग का और जहर है। मेरा कहने का मतलब, अगर आपको सिर्फ मिठास चाहिए तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि मीठी बात करके देखो, उसका फोन आ जाए जो कि यहाँ से शहर घोले और अंदर तक जाए। ये मजाक की बात नहीं मैं कर रहा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, और आप हमारे अपने ही हैं और सब लोग मेरे भी अपने हैं, ऐसी क्या बात है? तो सारे भी बड़े हो गए, खुदा दवास्ता है। जरूरी नहीं कि हर बंदा 4 साल की उम्र में ये शो देख रहा हूँ। एक मैं आपको बताऊं, अपने से मोहब्बत करने का सबसे अच्छा तरीका, खुद को बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये है फॉल इन लव। फॉलिंग इन लव कोई आवारगी नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मुहर्रिक कोई नहीं। एक ही इंसान से बार-बार नहीं, मुताद्दिद ज़राए लुत्फ़ व करम। आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं, दरअसल आप खुद से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको खबर एक बात बताऊं, जिस दिन तुमने वहां मिलने जाना होता है तो उस दिन तुम यकीन करो मौजे भी वो पहनते हो जो सूट के साथ मैचिंग हो, टाई भी अच्छी लगाते हो। ये हंसो ना, खसियानी हंसी तुम्हारे साथ पोल खोल रही है। कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू फॉल इन लव इट बिकम्स सो मच ईजियर। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं आई फेल इन लव वेरी लेट। लेकिन कुछ लोगों की डॉक्टर साहब नहीं भूख मरती ना, मोहब्बत से नहीं भूख मरती, वो खाना ही चाहते हैं। फिर वो महबूब के पास न जाएं, फिर वो तबीब के पास मैं ये बताता हूँ। बिल्कुल, और मुआलिज के पास जाए, महबूब नहीं तो मुआलिज। ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं आपको। व्हेन यू आर इन लव, आपने खाने का पूरा मेज लगा हुआ है, क्या क्या चीजें पड़ी हैं, इतनी देर में हल्की सी चाइम आई है, टिंग। इसका मतलब है कि एक SMS आया है व्हाट्सएप पे, आपने वो खोला है, बस उसको पढ़ने के बाद कोई चीज और नहीं चाहिए, ना ये खाना, ना ये लोग, ना ये को बढ़ाया जाए। मैं इस बात को, मैं आखिरी बातें करना चाहता हूँ। खुदा के लिए इसे मजाक मत समझिए, इसे बीमारी समझिए। इसके लिए बहुत अच्छी अद्वियात हैं। आजकल अपना नबीहा एक बहुत अच्छा टीका आया है जिसका नाम है लीराग्लूटाइड। मैं उसको बहुत अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं उसको इश्तिहार यहाँ लगाने के लिए नहीं आया। लीराग्लूटाइड इज अ न्यू ड्रग विच इज वेरी इफेक्टिव फॉर ओबेसिटी। और वो तमाम लोग जो कि बाकी चीजें नहीं कर सकते, कई दफा आपको सिर्फ खाबर एक इंसेंटिव देना होता है। द फर्स्ट 5 किलोज जब वो हो जाते हैं शुरू, देन योर मेटाबॉलिज्म गेट्स ट्रिगर्ड इनटू दैट, और लोग रोज नबी अच्छाई करने के लिए पहले अच्छाई का सिर्फ बीज बोना पड़ता है। उसको चंद दिन पानी दीजिए, ऐसा अदबदा के पौधा उठेगा, उसमें फूल फल खुद ब खुद आएंगे। तो वो तमाम लोग जो कि समझते हैं कि मैं ओबेसिटी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, शुरू में सिर्फ एक किक स्टार्ट लें अपने डॉक्टर की मदद से या किसी और की मदद के साथ, और फिर देखिए। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं पाकिस्तान में ये कल्चर उस तरह से नहीं है अपने आप को टाइम देने का। लोग हॉलीडेज पर नहीं जाते, अपने आप से बात नहीं करते, किसी पार्क में जिस तरह से पहले हम लोगों को देखते थे, वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। बाहर तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान लोग अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। जो लोग फिजिकली फिट भी हैं, हम देखते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी ज्यादा लोगों में है, तो फिर उसकी बेटा, मैंने सबसे पहली बात पता है कि अपने साथ बैठ के खुद आगही और इरफान ज़ात क्या है, मुझे क्या चीज़ नाखुश कर रही है, मुझे गम क्या लगा हुआ है, What is it that is irritating me? ये अहम है बात। डॉक्टर, अगर हम ज़्यादा बात करें थोड़े से फैक्ट्स की, तो यहाँ पर मर्द ख़वातीन एक ही हमें अक्सर रोना रोते हुए दिखाई देते हैं कि जिम्मेदारियाँ, बर्डन, ये सारे मामला इतने ज्यादा हैं कि अपनी लाइफ को नहीं रहेगी। यूजुअली बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन ये बर्डन्स के अंदर जब आप अपनी चर्बी का बर्डन उठाना शुरू कर देंगे तो कैसे होगा? देखिए, आई लॉस्ट 48 किलोज, मैं बिल्कुल सच बात करता हूँ। 48 किलोज का मतलब पता है क्या? 16 किलो के 3 मोटे चर्बी से भरे हुए मेंढे मैंने अपने ऊपर उठाए हुए थे। ये आसान चीज नहीं है। डू यू थिंक आई वाज इफेक्टिव एट डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विद दैट वेट? नेवर एवर। मुझे लगता था मुझे सांस चढ़ जाता, थोड़ी देर बाद पसीना आना शुरू हो जाता है, और हर रात एक चीज होती है, गर्ड होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ओए तेजाब पेट में सुटता था और यहां जाके लगता था। मुझे याद है कि मैं रात को बैठ के 3-4 डाइट कोक पी रहा होता था कि एक साथ ठंड पड़े और डकार है, मैं ठीक हूं। व्हाट अनहेल्दी। आज मैं जब रात को सोता हूं तो अमूमन डिनर स्किप किया होता है,
हाय, खाली पेट पे सोने Yes. का जो लुत्फ है वो वही जान सकता है जिसने पहले GERD जैसी बीमारी। अब आप बहुत सारे लोग एतराज़ करेंगे कि इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के पास खाना नहीं है, तो आप मोटापे की बात कर रहे हैं। तो भैया, जब आप कुदरत के मुनसिफाना निज़ाम को खराब करेंगे, खुद अपने हिस्से से ज़्यादा खा के, तभी आप भूख पैदा करेंगे, तभी आप अफलास पैदा करेंगे। हमारे सियासतदानों के हिर्स ने इस मुल्क को मकरूज कर दिया। तो कहीं तो खराबी हुई ना। इसी तरह जब आप ज्यादा खाते हैं और अपने हिस्से का किसी और को नहीं देते, आपको मोटापा होता है, आप बीमार होते हैं और दूसरा बंदा भूखा है। तो काइंडली मुझ पे एतराज करने से पहले एक दफा याद रखिएगा, मुझसे बेहतर डिबेटर कोई नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए प्रोग्राम का ये सेगमेंट क्लोज करने से पहले मैं डॉक्टर साहब को क्रेडिट देना चाहूंगी कि ओबेसिटी से लेकर हमारे जो सोशल इश्यूज हैं और रूहानियत तक हमने तमाम चीजों को डिस्कस जिंदगी में सब कुछ है, आप छोड़ नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आपको हम दोबारा दिक्कत जरूर देंगे किसी और अच्छे दिलचस्प मौजू के लिए। बहुत शुक्रिया, ग्लैड टू हैव यू। इसमें सही लफ्ज होता है, आपको दोबारा ज़हमत जरूर देंगे। मैं 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, सारा दिन लोगों को करेक्ट करता हूँ, आदत बन चुकी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर आदिल जनाब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हम बात कर रहे थे मोटापे और ओबेसिटी के हवाले से। आई एम श्योर कि ये गुफ्तगू आपके लिए भी बहुत फायदेमंद हुई होगी और आज से ही आप भी बिल्कुल। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा अनवार, दिलचस्प बात यह है कि इस ब्रेक से पहले हम हेल्थ के हवाले से ही बात कर रहे थे, ओबेसिटी के हवाले से ही बात कर रहे थे और वजन कैसे घटाया जाए, खाने को कितने पोर्शन में खाया जाए, ये सारी गुफ्तगू हम आपके लिए लेकर आए। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज वर्सेस लाइफस्टाइल में तब्दीली होना कितना ज़रूरी है। और जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं इन स्टूडियोज़, अली सैयद साहब मौजूद हैं और सैयद हुसैन अली मौजूद हैं जो कि एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं और फिटनेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर इनके पास मौजूद हैं और इंटरनेशनली भी हमारी इनकी जो ये एकेडमी है वो रिकग्नाइज्ड है। बिल्कुल, और एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है नबिया। कुछ अरसे में हमने देखा कि जो इंडोर एक्सरसाइज है उसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेंडेमिक की वजह से काफी हद तक, पेंडेमिक की वजह से भी हुआ और फिर हमने देखा कि लोगों का जो वो मतलब एक पैटर्न सेट कर लिया लोगों ने जिम जाने का, अपने लाइफस्टाइल में उसको ऐड कर लिया। जो कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जदीद मशीनें आ रही हैं, उस पर लोग ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। जैसे पहले आउटडोर ट्रेनिंग्स होती थी, लोग वॉक करते थे, जॉगिंग करते थे या पार्क्स में भी कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह होते थे, लेकिन जिम्स में अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हैं जिस पर लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपना एक लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बना चुके हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे एक्सरसाइज को आप लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, हम खानों के जिस तरह से शौकीन हैं और एक्सरसाइज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, इन तमाम चीज़ों को देखकर आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैं ये कहूँगा कि आई विल स्टार्ट विद मी। द बेस्ट थिंग वही है ज़िंदगी में इंसान जो अपनी एग्जाम्पल खुद सेटअप कर लेता है। I'm 53 नाउ, तो मैं तो एज फ्रॉम 4-5 से ही एक्सरसाइज पे। अच्छा, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में इससे अच्छी बेस्ट इन्वेस्ट अपने ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह till age 53 I've never been to hospital. I never have single Panadol in my life. तो मैं तो कहूँगा इससे अच्छी कोई ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग नहीं है। ठीक you know, बचपन से पढ़ते भी थे स्कूलों में, कॉलेज में। तो यकीनी तौर पर आपके पेरेंट्स को जाता होगा कि अगर 5-6 साल की उम्र का बच्चा खुद ये फैसला नहीं कर सकता कि उसको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपने इतना अर्ली स्टार्ट किया, उसका क्या फायदा हुआ? You're absolutely right. तो डैड ने तो जैसे हम लोग ओरिजिनली I'm from Toba Singh, तो उन्होंने कहा चलो भाई कुछ करो, रेसलिंग करो, you know, तो this is how we started. Then of course in school तो थोड़ा सा हाइट वाइट बॉडी भी ऐसे थी, तो then I was the captain of cricket team, कबड्डी टीम, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, इसी तरह कॉलेज में ऐसे रहा। तो उस वक्त इतना इसका प्रोफेशनली वो नहीं पता था, जैसे आपने कहा फिटनेस का लोगों में ज्यादातर यही होता था। आप तो फिटनेस की ट्रेनिंग की एक्सरसाइज की बात, अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन आपके टाइम पे उस वक्त में तो नो, अगर कोई कोई एक्सरसाइज कर भी रहता होगा तो मतलब लोग अच्छा ये क्या जरूरत है या क्या है भाई, देसी घी खाओ भागो बस ये करो। जिंदगी खाना पीना, जिंदगी सादा थी उस वक्त। एब्सोल्युटली। तो वो बस यूं ही फिर इस चीज को वो जैसे कहते हैं कोई चीज प्रोफेशनल में बदल जाती है, तो मैं फिर बॉडी बिल्डिंग में शुरू कर दी। कुछ फ्रेंड्स कर रहे थे, आई वाज एथलीट ऑलरेडी। तो उन्होंने मुझे जब ये कहा, तो अब गांव में देहात में कहाँ जिम, कहाँ
हमने वो डालडे का घी का डब्बा उसमें सीमेंट बजरी डाल के ठीक आई है। हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट मसल्स कॉल्ड यू नो। तो ये चीज़ ऐसे स्टार्ट करके देन आई मूव टू कराची, फिर कराची में मिस्टर कराची बना, मिस्टर पाकिस्तान बना, तो एंड देन आई मूव टू दुबई एंड 1996 वहीं से फिर मैं चला गया अमेरिका, क्योंकि जब एक अमेरिकन आया ही सेड दुबई इज 31 ईयर बिहाइंड इन फिटनेस इंडस्ट्री। तो मेरे सामने फौरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त तो फिर यूएससी सबसे वो चल रहा था फिटनेस के सबसे लेटेस्ट स्टडी रिसर्च, तो मैं वहाँ जाकर फिर डॉक्टरों के साथ मैंने इसके ऊपर स्टडी की सारी। ठीक है, तो अभी क्या लेटेस्ट रिसर्च आप क्या देख रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या देख रहे हैं, कितनी ज़रूरत है इस फील्ड में हमें इसको चेंज करने की, इसको एनहांस करने की? तो आपने बहुत अच्छी बात की, स्पेशली लोगों में जिस तरह रुझान मैं खुद देख रहा हूँ आफ्टर 30 इयर्स बैक टू पाकिस्तान, बहुत अच्छे अच्छे क्लब बन चुके हैं, बन रहे हैं, और लोगों का पेंडेमिक के बाद तो एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा हमारे क्लब फिटनेस फर्स्ट, आई वाज वर्किंग फॉर मैनी इयर्स फॉर द पास्ट 15 इयर्स फिटनेस फर्स्ट में काम करता था, तो हमारे क्लब की इतनी ज़्यादा मेंबरशिप इंक्रीज हुई इसके बाद। तो मैं बेनिफिट बेस्ड ऑन एवरीथिंग आई विल टॉक बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन साइंस। हमारे पास 168 आवर्स अ वीक है। तो लेटेस्ट स्टडी कह रही है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, दे सेड इफ यू कैन स्पेंड 2 to 3 आवर्स अ वीक, यू नो, ये बहुत ज़्यादा लोगों को ये ज़हन में आ जाता है। मैं इंटरनेशनली ग्लोबली सेमिनार भी करता हूँ, जब लोगों से हम ये पूछते हैं व्हाई डोंट यू एक्सरसाइज, नंबर 1 आंसर यही होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई डोंट हैव अ टाइम। बिल्कुल। तो यू नो द ब्यूटी विद द लेटेस्ट स्टडी जो आपने कहा, उन्होंने कहा कि इफ यू कैन स्पेंड 2 to 3 आवर्स अ वीक, जिस पे आप 20 से 25 मिनट कार्डियोवास्कुलर दे दें, हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट्स हार्ट, राइट? तो नंबर 1 रीजन आल्सो पीपल दे आर डाइंग नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो 20 से 25 मिनट आप कार्डियो कर लें, 20 से 25 मिनट आप वेट ट्रेनिंग कर ले। मैं हुसैन को भी शामिल करना चाहूँगी शामिल गुफ्तगू, और जैसे कि अभी सर ने बताया कि बहुत बचपन से ही उनका रुझान ट्रेनिंग की तरफ और एक्सरसाइज जो कि देसी तरीके से चला। अच्छा अनवर, मैं हमेशा वक्तन फ़वक्तन शो में ना अपनी ख्वाहिश का इजहार करते रही हूँ, और उमैर के साथ भी अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ कि आई रियली वांट सेलिना कि वो मार्शल आर्ट्स क्लास जाए, कराटे सीखे और उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और वो एक्सरसाइज, यू नो, लेकिन भी बच्चा चूँकि बहुत छोटा है तो उसका अटेंशन उस तरह से डाइवर्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन ये मेरी पर्सनली बड़ी ख्वाहिश है, कैसे बच्चों को हम बहुत, एक तो किस स्टेज से आगाज हमें करना चाहिए, जैसे कि अगर हम बहुत अर्ली स्टेज करेंगे तो वो फिर उनका लाइफस्टाइल, उनकी हैबिट्स में शामिल हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए और ये कितना फायदेमंद होता है? इसके लिए मैं बेस्ट मैसेज देना चाहूँगा स्कूल्स को, कि स्कूल्स के अंदर आपको याद होगा कि जब हम भी स्कूल में स्टडी करते थे तो पीटी टीचर होते थे, हमें आज उनके नाम भी नहीं पता। तो मैं इसी पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, हमारा मकसद भी यही है। डैड का जिस तरह कि उन्होंने अपनी लाइफ का बताया आपको, मैं तो इनको ही फॉलो करता हूँ और यही मेरे लिए एक आइडियल है, रोल मॉडल है, सारी चीज़ें इन्हीं से सीखता हूँ। तो ये जो जिस तरह आपने अभी मेंशन किया अबाउट द स्टूडेंट्स जो अभी बिल्कुल यंग किड्स हैं जी, तो इनके लिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल के अंदर जाएं और एक सिलेबस फिटनेस का, हेल्थ का लेकर आए, ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आज बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर मूवमेंट, दे आर नॉट डूइंग एनी खेलों की तरफ नहीं है, टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं। तो वजन घटाने के लिए अनवर आप भी एग्री करेंगे काफी तक आपके, भाई ऑब्वियसली आपका भी एक्सपीरियंस में है, मैं जरूर चाहूंगी इसको हम टॉपिक को जरूर छेड़ेंगे, वजन घटाने के लिए, बॉडी बनाने के जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल अक्सर कर लिया जाता है, यकीनी तौर पे फिटनेस कोचेस जो हैं वो भी रिकमेंड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट या जो एक बहुत सारे वाकयात हुए हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में, पाकिस्तान की जो फील्ड है पिछले साल गुजरांवाला में हुए हैं, मतलब हम बार बार ये खबरें देख रहे हैं स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल। मैं इस पे कहूँगा कि एक तो ये था कि प्रैक्टिकल अगेन लाइफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे उस्ताद मिले, ऐसी एसोसिएशन मिली जो इस चीज़ के टोटली खिलाफ थी। ठीक है, तो मैं लोगों से भी हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में देखें जितना भी है उसको टाइम लगता है, नो नीड टू गेट इन अ रश कि जल्दी जल्दी बॉडी तैयार हो जाए। बिल्कुल, यू नो, गिव अ टाइम, बाय एज बाय टाइम एवरीथिंग विल कम टू यू। लेकिन इस चीज़ के बिल्कुल ही करीब नहीं जाना चाहिए। You can go with supplement is okay. Food supplements. That's fine. There's no issue with that. Let's say whey protein है
क्रिएटिन है, you want a little bit boost to get energy. वो सारी चीज़ें इसलिए आ जा गई हैं because sometimes we don't have a time to eat on time, breakfast, lunch, all that. जी. तो वो उसको आपको थोड़ा सा equal कर देता है. तो absolutely students के करीब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. Naturally जो कुछ भी करें तो वही है. I just want a little bit touch जो आपने बच्चों का कहा, age का कहा था, because I was a master trainer और डॉक्टरों से स्टडी की, even age from age 9, children they can start exercise, even weight training, but not heavy weight training, their body weight या very light dumbbell. तो मैंने खुद बच्चों को ट्रेनिंग देता रहा हूँ मैं, एंड उनकी माशाल्लाह फिर ड्रामेटिकली हाइट, बॉडी, पोस्चर्स ठीक हुआ। जिस तरह से फूड सप्लीमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि फूड सप्लीमेंट्स के यूसेज के बाद भी कुछ केसेस सामने आए हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट मैं ये भी रखना चाहूंगा कि यहाँ पर जो फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं उनकी शफाफियत का भी इशू है, वो ओरिजिनल नहीं है, ये भी मसला है। मैं देखें दुबई से जैसे बताया आपसे रिसेंटली आया हूँ और इट वॉज वेरी सैड टू हर्ड, वो कह रहे थे कि जो लोग हमसे ले जाते हैं दुबई से, स्पेशली जो एक्सपायरी हो जाती है जी, एंड देन दे चेंज, तो बिल्कुल यू आर वेरी मच राइट कि हमें ये बहुत ही केयरफुल होके पिक करना चाहिए। अच्छा, किसी चीज़ की भी जो है ना एक्स्ट्रा वो टू मच हो जाए, लुक इवन इट्स वाटर, इफ यू हैव टू मच एक्स्ट्रा वाटर इट कुड आल्सो किल यू, राइट? तो किसी चीज़ को भी एक्स्ट्रा करेंगे उसका डेंजर है, लेकिन जो चीज़ें तो डेफिनेटली हैं ही, स्टीरॉइड्स जब वर्ड आता है, इसके ऊपर भी स्टडी की गई है जी। उन्होंने कहा था कि दैट वाज नंबर 140 समथिंग, जहां जाके जो लोग लेते हैं उनके ऊपर अटैक होता है, लेकिन यहाँ फिर वो टू मच एक्स्ट्रा जब एक्सेस करते हैं उसका, तो वो डेंजर है। अच्छा, आप जैसे कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, आपने पहले इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे पास वक्त नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो यूजुअली खवातीन आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चों के बाद उनका भी मोटापा हम देखते हैं कि खाने में तब्दीली नहीं आती है, मोटापा बढ़ जाता है, तो क्या वजन घर में घटाया जा सकता है एंड कैसे? अच्छा, अब अगेन मैं तो हर चीज़ को मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स तो एक था ही पैशन, लेकिन इसके साथ साथ मैंने PhD स्पिरिचुअलिज्म में की है अमेरिका, तो मेरी हर ज़िंदगी के, मेरी इस कायनात में अगर कोई रोल मॉडल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने इतने 100 साल पहले कह दिया था कि अगर इंसान भूख रख के खाए और नींद रख के सोए, दैट पर्सन नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ। तो सबसे पहले तो ये है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पीपल दे लव, यहाँ एक कल्चरली है, फूड खाते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले खाने की मेज पर यहाँ पर तो तय होते हैं। अच्छा, साइंस अभी रिसेंटली इन चीज़ों के ऊपर फिर वही प्रूव कर रही है, बता रही है कि जो भी नवाला आप ले रहे हैं उसको अच्छी तरह मिनिमम 40 टाइम chew it and then take it, doesn't matter whatever you eat, you know। मेरी बहुत टॉप डॉक्टरों से, साइंटिस्ट से मीटिंग होती रहती है, वो डिस्कशन करते हैं, वो कहते हैं यार doesn't matter what you eat, पर इसको अच्छी तरह chew करें और खाएं, then you are okay, right? ठीक है। तो अब लेडीज के लिए मैं यही दांतों का है, वो अपने स्टमक से, अपने मैदे से मत करवाएं। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर यही है कि अगर वो वॉकिंग, फिर अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वॉकिंग बहुत पसंद थी, अगर आप डेली का ये एक हिस्सा बना लें, मैं सॉरी फिर एक वो रिसर्च पे जाऊंगा, रिसर्च कहती है कि एवरी सिंगल दिस पर्सन इन दिस प्लैनेट यू हैव 25 आवर्स अ वीक एक्स्ट्रा समवेयर, either you're watching television, either you're on the tab, or chatting with friends, Facebook, whatever. साइंस प्रूव कर रही है कि हमारे पास 25 घंटे एक्स्ट्रा हैं somewhere. तो मैंने तो इसीलिए कहा, साइंस ये भी कह रही है कि सिर्फ 2 से 3 घंटे अपने आप को दे दें, और जब वो 2-3 घंटे आपने देने हैं ना, ये मोबाइल, ये सब कुछ, it should be off. That's your. अपने लिए टाइम निकालें। मैं कहता हूँ इसको, इसकी जो अल्लाह ताला ने ये एक ब्यूटीफुल बॉडी हमें दे दी है, इसकी वर्शिप करनी चाहिए, इसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए। ठीक है, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से एकेडमी का आप जिक्र करें, जो एकेडमी आप बना रहे हैं, उसके मजीद क्या पर्पस हैं? जिस तरह से शुरू में भी हमने ब्रेक में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जिम्स तो बन रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जो ट्रेनर्स वहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो सर्टिफाइड नहीं है, उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं। जी, अभी हमें माशाल्लाह 3 इयर्स हो गए पाकिस्तान के अंदर, और वी हैव 500+ स्टूडेंट्स, और जितने भी बड़े क्लब हैं माशाल्लाह वहाँ पे हमारे स्टूडेंट भी जॉब कर रहे हैं, और यहाँ ही नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह दे गेट अ जॉब ओवर देयर। तो हमारी जो एकेडमी है इज़ बेस्ड इन UAE,
जो फाउंडर है इनके वो नेथन ब्राउन है हमारे। ठीक है। और जैसे कि डैड ने बताया, ही इज अ CEO एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ एकारा स्पोर्ट्स एकेडमी एंड आई एम आल्सो डन इंटरनेशनल 35 सर्टिफिकेशंस एंड नाउ वी ब्रिंग हियर विद द अपॉर्चुनिटीज, जिससे लोग जैसे स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स हैं जी, आफ्टर दे डन द sports science, they don't have a future here. They're looking for it. The physiotherapists, plus the physios are there, the nutritionists are there, dietitians are there, but they are looking for the international certification. एक law of education है जिसे कहते हैं REPS, Registered Exercise Professionals. जी. And our academy is recognized by REPS UAE. ठीक है. With E-REPS. Globally दुनिया में कहीं भी स्टूडेंट हमारा जाता है सर्टिफिकेशन करके, और उसके साथ कंसल्टेंसी वी आर गिविंग अ फ्री way of, because of the dad charity that he is always looking for it, and that what he was done actually. जो स्टडी वहाँ पे कम से कम you can say 15 to 20 lakh rupees की पड़ रही है, we are giving here dead price. That's great. Because of the dad. बहुत शुक्रिया हुसैन, आपने हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान और एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से मुतालिक आप डिस्कशन कर रहे थे। अनवार, प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। once again in Neo Pakistan अनवार, अब प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे आज की वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिस वीडियो को व्यूज़ मिलते हैं वो हम अपने प्रोग्राम में लास्ट में शामिल करते हैं। तो अनवार, कभी ट्रैवल करना हो, आप जाते रहते हैं, सो अपना जो ट्रैवलिंग बैग है कौन उसको ऑर्गेनाइज करता है? अम्मी करती हैं, बहन या बेगम? मेरे बैग को तो ऑर्गेनाइज मेरे फादर करते थे। और मुझे अभी भाई भी जब वापस जा रहे थे 2 दिन पहले यूके, तो मुझे याद आ रहा था कि जब वो भी जाते थे तो अब्बू ही उसके बैग की पैकिंग किया करते थे, और जिस तरह से सलीके से तरीके से सामान रखते थे, मतलब हमारे बैग वो खुलवा लेते थे कि तुम लोगों ने पैकिंग ठीक नहीं की। लोगों की वो आदत होती है ना कि बैग खोला और बस कपड़े बीच में फेंक दिए। तो ऐसा कभी मतलब कि यूजुअली लड़कों के बारे में सुना है कि जो लड़के हैं वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, और जो खवातीन होती हैं वो बहुत ही सलीके से, यानी कि अक्सर मेरा मियाँ मुझे कहता है कि तुमने जूतों को भी रैप करके शॉपर में और जॉगर्स को भी, तो आधा वजन आधी जगह तो यही चीजें ले गए। लेकिन आज की वायरल वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि खातून गालिबन कितने सलीके से तरीके से पैकिंग कर रही हैं जो कि कम स्पेस लेगी, ताकि जो बैग है। इसीलिए शायद हम देखते हैं कि जब भी हम किसी गोरे की ट्रैवलिंग करते हुए वीडियोस देखते हैं तो एक ही बैकपैक उन्होंने यूजुअली पकड़ा होता है, लेकिन उसमें उन्होंने शायद सामान, नबिया मेरा ख्याल है कि जो कपड़े प्रेस किए हुए थे वो खराब भी नहीं होंगे, जिस तरह से ये उसको फोल्ड किया गया है और किस तरह से वो पूरे बैकपैक में इजीली आ गया। अदरवाइज दूसरी वीडियो देखें कि वो किस तरह से थक हार के जब सामान आप उसमें बिल्कुल एक किस्म का लाद देते हैं, तब तो वो बैग्स भी आपके बंद नहीं होते। अनवार, ये कितना क्या ख्याल है अगर इस तरीके से पैकिंग कर भी ली जाए तो जो इतना मतलब सलीकामंद इंसान नहीं होगा, जब वो खोलेगा तो वो इवेंचुअली उसी अपनी हालत में आ जाएगा। लेकिन जो पैक कर रहा है उसको पता है कि उसको अनपैक भी कैसे करना है। बिल्कुल, तो मजेदार वीडियो है, बड़ा अच्छा ये आइडिया है। ट्राई जरूर कीजिएगा अगर आप ट्रैवल पे जाने वाले हैं तो बड़े सलीके से खातून रखिए और जगह भी कम ली। बिल्कुल, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।